हेलो हाय, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे। पढ़ाई चल रही होगी जम के। अपन वीडियो लेके आए हैं यार। इसमें अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो जितने भी डायग्राम है ना एनसीईआरटी के, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, क्योंकि कुछ कुछ डायग्राम ऐसे हैं जिनसे प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, उनको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। और न्यूरॉन का तो 2025 का क्वेश्चन भी आया हुआ है पीसीटी डीसीटी को लेकर के, कौन सा सिक्रीशन हो रहा है, कौन सा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर के अपन बात करेंगे। तो अपने पास बहुत सारे डायग्राम भी हैं, एनसीईआरटी के ही डायग्राम उठाए हैं पूरे मैंने। तो सबसे पहला जो चैप्टर है अपने पास 14th नंबर का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके अंदर टोटल 5 डायग्राम दिए हुए हैं। हर एक डायग्राम को अपन बहुत डिटेल में समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या अपन आउटपुट निकाल सकते हैं। ये अपने पास पहला डायग्राम है। ये तुम्हारे पास जो दिया हुआ डायग्राम है, ये एक्चुअल में सेक्शनल व्यू है किसका, लेफ्ट लंग भी शो हो रहा है इसके अंदर। ये लेफ्ट है, ये राइट है, इस टाइप से, सॉरी ये लेफ्ट है, ये राइट है, इस टाइप से खड़े हो जाएं अपन। तो बीच में अपने को सेंटर में हार्ट दिख रहा होगा छोटा सा। इस हार्ट की वजह से यहाँ पर एक आर्च बन जाती है ना, कार्डियक नोच बोलते हैं जिसको अपन। तो कार्डियक नोच भी शो हो रही है इसके अंदर। अपन कलर ले लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं। ये वाला जो है एक्चुअल में शो हो रहा है कार्डियक नॉच। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो लेफ्ट लंग है ना, ये लेफ्ट लंग है। अगर ऐसे खड़े होंगे तो ये लेफ्ट साइड आता है, तो ये लेफ्ट लंग होता है। अब लेफ्ट लंग में जो होता है नोच होता है, और साथ ही साथ इसके जो लोब होते हैं ना, वो सिर्फ 2 ही होते हैं। मतलब ये पूरा जो लंग होता है ये 2 पार्ट में बटा होता है, 2 लोब में। लेकिन इधर की तरफ जो होते हैं ना, टोटल 3 लोब होते हैं। तो इधर का जो राइट लंग होता है, ये लंग लिखा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो राइट लंग होता है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, लेफ्ट से बड़ा होता है राइट वाल। ये बड़ा होता है, छोटा होता है। छोटा होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो हार्ट होता है वो ग्रुप बना करके कार्डियक नोच के अंदर फिट बैठ जाता है, तो उस वजह से इसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। अब इसके अंदर और क्या विजिबल हो रहा है अपने को? सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एपिग्लोटिस। अब ये किसकी ओपनिंग को ढक के रखती है? ग्लोटिस की। यहाँ पर एक छोटी सी ग्लोटिस नाम से स्ट्रक्चर होता है, जो कि लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होती है। फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच की जो ओपनिंग होती है उसको अपन ग्लोटिस बोलते हैं। अब ये जो ग्लोटिस है, ऐसा कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो बस एक ओपनिंग को अपन क्या बोल रहे हैं, ग्लोटिस। उसके ऊपर की जो ओपनिंग को ढक के रखता है, एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, मान लो पत्ती होती है, जैसे लीफ होती है, वैसा का वैसा लीफ होता है। और ये बना होता है किसका? इलास्टिक कार्टिलेज का। एक कार्टिलेजिनस होता है ये। तो इलास्टिक कार्टिलेज की एक ओपनिंग को ढकने वाली स्ट्रक्चर है। किससे बचाएगा ये अपने को जब भी अपन खाना खाएंगे? क्योंकि आगे की तरफ ट्रेकिया होता है, पीछे की तरफ अपना इसोफेगस होता है। तो खाना जो है वो आगे ना आ जाए ट्रेकिया के अंदर, तो उसको ढकने के लिए एपिग्लोटिस होता है। जब भी अपन निगलते हैं, डीग्लूटिनेशन करते हैं, तो ये एपिग्लोटिस को ढक लेता है। फिर लैरिंग्स की स्ट्रक्चर दिख रही है छोटा सा। ये लैरिंग्स जो है वो एक्चुअल में अपना कौन सा बॉक्स होता है? साउंड बॉक्स। जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सारी साउंड कहाँ से निकल के आ रहा है? लैरिंग्स में से निकल के आ रहा है, साउंड बॉक्स से वो अपना। फिर आता है ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया के ऊपर तुम्हें ये दिख रहा होगा कि रिंग टाइप से दिख रहा है। तो ये ट्रेकिया से लेकर के, ट्रेकिया जब आगे बढ़ते जाता है तो वो ब्रोंकस में बढ़ जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ऐसे बढ़ते बढ़ते। अगर तुम डायग्राम को अच्छे से देखोगे एनसीईआरटी में, हालांकि इसके अंदर जो रिंग है वो कम जगह तक बनाई है उन्होंने, तो ट्रेकिया में भी मिलेगी, ब्रोंकस में भी मिलेगी, प्राइमरी सेकेंडरी इस टाइप से मिलती रहेगी। तो ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होते होते कैसे डिवाइड होगा? पहले आएगा प्राइमरी ब्रोंकस में, या उसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलो। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में जब ये डिवाइड होगा तो आगे और भी डिवीजन होंगे इसके। ब्रोंकाई के बाद और डिवीजन क्या होंगे? तो पल्मोनरी, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी, टर्मिनल तक चले जाएगा। रेस्पिरेटरी तक भी जाएगा, पहले टर्मिनल आएगा। तो टर्मिनल, अब अपन इसको ब्रोंकाई नहीं बोलते, इसको अपन बोलने लग जाते हैं ब्रोंकियोल। ये अपना ब्रोंकियोल्स है। अब ब्रोंकियोल्स जो है, यहाँ तक कंडक्शन जोन होता है, जहां तक एयर जाती है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, मतलब डिफ्यूजन नहीं होता, टर्मिनल ब्रोंकाई तक है, ब्रोंकियोल तक है। तो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ना, ये शी शेप की अपने को ये जो है कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की रिंग दिखती है इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये इसके कंप्रेशन को रोकती है। क्योंकि सांस जब निकल जाती है तो उसको रिटर्न जाने से रोकेगी, फैलने से तो रोकेगी, ऑब्वियसली बात, ज्यादा नहीं फैलेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अपन सांस बाहर निकाल देते हैं तो ये पिचके ना, इसको पिचकना वर्ड बोल सकते हैं अपन, कि पिचके ना, उसको बचाने के लिए इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज। ट्रेकिया से शुरू होता है और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक लगा रहता है। अब इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को? तो ये शी शेप की अपने को हाइलिन कार्टिलेज मिलेगी, हाइलिन कार्टिलेज।
हाइलिन कार्टिलेज मिलती है, ऊपर इलास्टिक कार्टिलेज, वहां पर हाइलिन कार्टिलेज। इसका डायग्राम की थ्योरी तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी। अब ये छोटे छोटे और आगे जाकर के बढ़ जाता है, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद और भी चीजें आती है, डक्ट आती है, एट्रिया आती है, लास्ट में जाकर के पहुंच जाते हैं अपन एल्वियोलाई पर। इसका डायग्राम आगे दिया हुआ है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे तुम्हें, ये दिख रहा है ना, एल्वियोलाई है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बारीक बारीक से बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं एल्वियोलाई। इसके अंदर से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब एक और चीज क्या है यहाँ पर कि ये पूरे लंग्स को क्या होता है, दोनों तरफ से रिब्स सेव करके रख रही होती है। अब ये कट एंड दिखाए उन्होंने कि कट एंड ऑफ रिब्स है, दोनों तरफ से रिब्स होती है। अब आप आगे देखेंगे, जब अपन बोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर रिब केज वगैरह के बारे में बताऊंगा। दोनों तरफ से रिब इसको सेव करके रखती है, सेफ्टी देती है। नीचे की तरफ तुम्हें डायफ्राम दिख रहा होगा। अभी ये जो डायफ्राम बना हुआ है ये डोम शेप का है ना, डोम्ड शेप्ड बोलते हैं इसको, डोम्ड शेप मतलब इस टाइप से थोड़ा सा ऐसा ग्रुप बना के ऐसा रहेगा। जब अपन सांस लेते हैं तो ये ऐसा फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, वापस ऐसा डोम शेप हो जाता है। तो ये डोम्ड शेप्ड मिला है अपने को, तो इस टाइप का डायफ्राम यहाँ पर विजिबल है। तो ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, रिलैक्स वाली को, मतलब इसके अंदर सांस भरी हुई नहीं है, सांस पूरी निकल चुकी है। अभी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये एक्सपीरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सांस पूरी बाहर निकल गई, जब आएगी सांस तो ये इस टाइप से फ्लैट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये येलो कलर का तुम्हें दिख रहा होगा, ये येलो एक्चुअल में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है, जो कि दो मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है। दोनों तरफ क्या होता है, इसके लंग्स के पूरे चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती है, जिसको अपन प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। अब फ्लूइड जो है वो दिमाग में भी भरा रहता है, ब्रेन के आसपास भी भरा रहता है, और यहाँ पे भरा रहता है। इसका एकमात्र रीजन क्या है, धक्के वक्के को रोकना, स्ट्रेस लग जाए या चोट लग जाए, क्योंकि कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं या अपन भी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है यहाँ पर चेस्ट में, तो ये उसके धक्के को क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड रोक लेता है। ये ब्रोंकियोल उन्होंने शो करे हैं। तो ब्रोंकियोल्स तो मैंने बताई थी, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, बहुत सारे होते हैं, और एनसीईआरटी में नाम नहीं है तो अपन उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखना कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक सी शेप्ड कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज, वो इसकी सेफ्टी के लिए लगी रहती है, और एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज वो भी सेफ्टी के लिए लगी हुई है। सब कुछ सेफ्टी का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। चलो ये क्लियर हो गया होगा, तो अगले डायग्राम पे बढ़ते हैं अपन। अगला जो डायग्राम है वो ब्रीदिंग का दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में दिया हुआ। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये वाला जो है वो किसके बारे में, इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन हो रहा है तो जो डायफ्राम है वो ऐसा फ्लैट हो जाता है, लेकिन इसमें तुम देख पाओगे कि ऐसा डोम शेप ज्यादा बन रहा है, वो ऐसा गड्ढे से बना रहा है नीचे से। अब इसमें होता क्या, ये मैकेनिज्म क्या उन्होंने रिप्रेजेंट करे हैं। अब क्या होता है कि बाहर की जो एयर है वो एंटर करती है लंग्स में, लेकिन ध्यान ये रखना कि हमेशा जो एयर ट्रेवल करेगी वो हाई प्रेशर से, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करेगी, हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। इस टाइप से हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इंस्पिरेशन वाली जो मैकेनिज्म है वो 2 सेकंड की होती है। अब ये 2 सेकंड में अपन करते क्या है, एक्सपिरेशन में 3 सेकंड का टाइम लगता है, तो अपन 2 सेकंड 3 सेकंड तक करते क्या है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रिब्स के एंड दिए हुए हैं, स्टर्नम दिया हुआ है, इसके बीच में मसल्स लगी होती है। यहाँ पर ये बीच वाला जो एंड है, दोनों रिब्स के बीच में। अब यहाँ पर 2 टाइप की मसल होती है, उनको एक साथ अपन इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ये जो इंटरकोस्टल मसल है इसको शॉर्ट में ICM बोलते हैं। 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। याद ये रखना है कि तुम्हें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से ही अपन क्या करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं। और इसके बाद ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये किस डायरेक्शन में खींचेगी इसको, इधर की तरफ। अब ये तुम्हें आगे लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं तो ये जो स्टर्नम और रिब्स है ये इस तरफ जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रल। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है ये इसको डोर्सो और वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रल साइड में क्या करेगी, खींच के ले जाएगी। तो इस तरफ क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। अब डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ कांटेक्ट कर रहा है, तो नीचे की तरफ कांटेक्ट करने की वजह से क्या होगा, ऊपर वाले को मैं इसको एंटेरियर बोलूंगा, नीचे वाले को पोस्टेरियर। तो एंटेरियर पोस्टेरियर, इसको अपन एंटेरो पोस्टेरियर बोलते हैं। दूसरी साइड से लिखो ना, तो सही लिखाता नहीं है यार। इसको अपन बोलते हैं एंटेरो पोस्टेरियर। तो एंटेरो पोस्टेरियर पार्ट में डायफ्राम वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, और डोर्सोवेंट्रल साइड में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बढ़ा रही है इसके वॉल्यूम को। अब क्या होता है, बॉयल्स लॉ है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां वॉल्यूम कम,
जहां पर वॉल्यूम प्रेशर ज्यादा हो गया वहां वॉल्यूम कम है, और प्रेशर कम होने पर वॉल्यूम ज्यादा। तो मैंने बोला हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी। तो ये प्रोसेस की वजह से क्या होता है, यहाँ का वॉल्यूम जो है, ये पूरा अंदर का वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यहाँ का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, इसका प्रेशर कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब बाहर की जो एयर है वो हाई प्रेशर पे रहेगी और अंदर की जो है वो लो प्रेशर पे रहेगी, तो वो एंटर कर जाएगी इसके अंदर। ये इसको अपन बोलते हैं इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल यूज हो रही है, डायफ्राम और साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ये मैकेनिज्म है इंस्पिरेशन का। अब यहाँ पर मैकेनिज्म है एक्सपिरेशन का। एक्सपिरेशन में अपने को जो अंदर आई हुई एयर थी उसमें ऑक्सीजन तो अपन ने ले लिए और वापस बाहर भी जाएगी बहुत सारी, क्योंकि पूरी 100% ऑक्सीजन तो होती नहीं है, और कुछ मिला के CO2 भी अपन बाहर छोड़ देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है पहले मैंने बढ़ा दिया था, अब ये इंस्पिरेशन पे बढ़ता है, एक्सपिरेशन पे कम हो जाएगा। तो जो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने क्या करा था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। ये सब कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। यहां पर आने के बाद सब रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होंगे तो जो आगे स्टर्नम और ऊपर उठा था वो वापस आ जाएगा पीछे, जो डायफ्राम कॉन्टैक्ट होकर नीचे चला गया था वो डोम शेप में वापस ऊपर आ जाएगा, आर्क बना लेगा। आर्क बना लेगा इस टाइप से, डोम शेप बना लेगा, तो ये पूरा का पूरा पीछे आ गया। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो अपने पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी वो भी रिलैक्स कर गई, है ना, ये भी रिलैक्स हो जाएगी। और यहाँ पर जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो गया। क्या एक्सप्रेशन के टाइम पे कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। ये बात का ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज करके ये वाली मसल को जान पूछ के वो एंटर करवाते हैं क्वेश्चन के अंदर, और बच्चे यही गलती कर देते हैं। ये वाली मसल जो है वो नॉर्मल एक्सपिरेशन में यूज ही नहीं हो रही। तुम तो ये ध्यान रखोगे कि इंस्पिरेशन में सिर्फ 2 मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है और एक्सपिरेशन नॉर्मल वाले में वापस रिलैक्स हो जा रही। तो ये पीछे आने से और इसके ऊपर चले जाने से यहाँ का जो वॉल्यूम है वो वापस से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज हो गया। और अगर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो एयर जो है वो पूरी बाहर निकल जाएगी, और यहाँ से एयर अंदर आ गई थी। ये मैकेनिज्म होता है। ये कौन सा मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, नॉर्मल वाला। नॉर्मल का मतलब इसमें मैं कोई एफर्ट एक्स्ट्रा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सवाल ये आता है कि अगर मान लो, ये एक और नाम बता देता हूं, ये वाला जो है ना इंस्पिरेशन, ये नॉर्मल है। इसमें अपन किसका यूज कर रहे हैं, सिर्फ डायफ्राम का। तो इसको बोलते हैं अपन एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो गई। लेकिन क्या होता है, अगर मान लो वैसे तो वो मसल्स के नाम अपने को मतलब नहीं है, हल्के फुल्के इसके बता देता हूं मैं। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नाम आ रहा है इस वजह से। अब क्या होता है, ये मैंने सांस छोड़ दी पूरी बाहर, अगर मेरे को फोर्सफुली और सांस बाहर छोड़ना है तो इस रिब्स को और पीछे लाना पड़ेगा। तो और पीछे लाने के लिए मेरे को ये जो अंदर वाली इंटरकोस्टल मसल थी, इनसाइड वाली, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बाहर आएगा। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का काम क्या था, ऊपर उसको बाहर लगा जा और लेके जाना और फिर वापस नॉर्मल जगह पे लेके आना। अगर मेरे को एक्स्ट्रा अंदर पुल करना है इसको, तो अंदर पुल करने के लिए मैं यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का यूज करूंगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया जा रहा होगा, बहुत ताकत लगा करके हवा को बाहर निकाला जा रहा होगा, तब जा करके एक्स्ट्रा मसल यूज होगी। एब्डोमिनल मसल भी यूज होती है क्योंकि डायफ्राम को और ऊपर धका रहे हैं अपन, और साथ ही साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी यूज होती है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और साथ ही साथ कुछ एब्डोमिनल मसल्स ये यूज होती हैं, ये करती हैं कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इनका यूज करके वॉल्यूम को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन को चेंज कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम। अब अगला डायग्राम क्या है, ये थोड़ा सा बोनस है तुम्हारे लिए। वो जो एनसीईआरटी में बहुत सारे जो वॉल्यूम दिए रहते हैं, अलग अलग टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, IC, EC है, FRC है, VC है, टोटल लंग कैपेसिटी है, उसको समझने के लिए एक छोटा सा ऐसा डायग्राम है, यूं ही समझ में आ जाएगा तुम्हें बहुत आसानी से। देखो इस डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा इमेजिन करो कि ये तुम्हारी नॉर्मल ब्रीदिंग है, अंदर बाहर अपन ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस टाइप से चलते जा रहा है। लेकिन क्या हो कि अपन इसमें सांस लें ताकत से, फोर्सफुल, ऐसे सांस लेंगे तो ऊपर जाएगा ग्राफ,
है ना। स्पायरोमीटर पर ये बहुत आसानी से तुम्हें फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, फिजियोलॉजी में एक ब्लैक कलर का सा गोला होता है, उसके ऊपर ये ग्राफ ड्रॉ होता है और तुम्हें ही सांस ले लेके करना पड़ेगा। आइडियल ग्राफ है ये, एक्चुअल में रियल में ऐसा बनता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से बनता है क्योंकि फोकस अपना अलग रहता है, उसमें देख के अपन सांस ले रहे होते हैं ना, तो इसलिए अपन उसको मेंटेन करने में लग जाते हैं। तो ये जो है वो क्या है, एक्चुअल में टाइडल वॉल्यूम है जो ऊपर नीचे नॉर्मल ब्रीदिंग में हो रहा है। ये मैंने फोर्स लगा करके इंस्पिरेशन करा तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऊपर चला गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्सफुली क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ एयर को। तो मैंने फोर्सफुली अंदर लिया वॉल्यूम, फोर्सफुली बाहर निकाल दिया, तो ऊपर जाएगा ग्राफ और नीचे आएगा ग्राफ। अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ तो ये ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये इस टाइप से चल रहा है। अब इससे अपने को क्या सीखने को मिल रहा है, ये जब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन ये ले लेते हैं, अगर मैं ये नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहा हूँ, है ना, तो इतने पोर्शन को मैं यहाँ पर बोलूंगा टाइडल वॉल्यूम। अब लिखा हुआ तो सब है, मैं बार बार लिखता नहीं हूँ, इसको अपन जल्दी से बस याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। ये टाइडल वॉल्यूम है और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। आइडियली एक हेल्दी पर्सन के अंदर 500 ml वो लेता है, 500 ml बाहर छोड़ देता है। जब वो फोर्सफुली लेगा तो ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में पहले अतिरिक्त लाइन लिखी हुई थी कि अतिरिक्त वायु है, लेकिन वो करेक्शन है, उसको काट देना। अब नई एनसीईआरटी ने वो अतिरिक्त वाला पोर्शन हटा दिया, बस ये लिखा हुआ है कि बलपूर्वक फोर्सफुली जो अपन इंस्पिरेशन करते हैं, जो एयर में ले रहा हूँ, ये अतिरिक्त वाला पोर्शन हटा दिया उन्होंने और इसको बोला है कि ये कितना होता है, ये होता है 2500 से 3000 ml। ये अतिरिक्त होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो ये एक्चुअल में होता है एक्स्ट्रा ही है, लेकिन एनसीईआरटी ने वो वर्ड जो है वो हटा दिया है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। यार पेन क्लियर दिख नहीं रहा है, रेड कलर ही ले लेते हैं। ये जो वॉल्यूम मिलेगा इसका कितना मिलेगा, 2500 से 3000 ml। ये हो गया, ये 500, 2500, 3000 एक्स्ट्रा ऊपर गया फोर्सफुली। वही सांस अपन बाहर निकालेंगे तो क्या पूरी निकाल पाएंगे 2500 से 3000? नहीं निकाल पाएंगे। अपन एक्स्ट्रा अगर बाहर निकालने जाएंगे ना इसका पोर्शन, तो पूरा लंग्स कोलैप्स ना हो, इससे बचाने के लिए बॉडी ने मैकेनिज्म करा है कि तुम भले ही सांस भले ही ज्यादा खींच लो लेकिन पूरी निकाल नहीं पाओगे। तो निकलेगी कितनी, सिर्फ 1000 से 1100, 1000 से 1100 ml बाहर निकलेगी। इतना अगर तुम्हें वैल्यूज याद हैं, टाइडल वॉल्यूम की याद कर लो, आईआरवी याद कर लो, ईआरवी याद कर लो, ये ग्राफ से तुम पूरा याद कर लोगे। कैसे याद कर लोगे, देखो आईआरवी और टीवी अगर जोड़ दूंगा तो ये मेरी कैपेसिटी हो गई, इंस्पिरेशन वाली कैपेसिटी, ये 500 जोड़ के बताना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इतना है, टाइडल वॉल्यूम में जोड़ दो जो ऊपर से तुमने एक्स्ट्रा लिए हो। तो इसके अंदर अपन किस किस को जोड़ के बताएंगे, आईआरवी को प्लस क्या बताएंगे, टीवी, इन दोनों को जोड़ के बताएंगे। मैंने यहाँ पर सांस वापस बाहर निकाला तो मैंने पूरा नहीं निकाल पाया, मैंने एक्स्ट्रा 1000 से 1100 ही निकाला, इसको ईआरवी बोल रहे हैं। अगर मैं बाहर सांस निकालने की कैपेसिटी चेक करना चाहूंगा मेरी, तो ये टाइडल वॉल्यूम के साथ 1000 निकाले मैंने, तो यहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसके साथ बनती है अपने, कहाँ गई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें लिखा हुआ नहीं है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना, अलग से लिख देता हूं। जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है उसके अंदर ये जो ईआर है, ईआरवी है, उसके साथ अपन टीवी को भी जोड़ देते हैं, तो टीवी प्लस क्या हो जाएगा, ईआरवी, है ना। अब ये गूगल से उठाया हुआ है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको, इसको हटाते हैं अपन यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे अपन ईसी। देखो इतना पोर्शन, ये टाइडल वॉल्यूम से यहां से जोड़ लो और ये इतना पोर्शन जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, ये तुम्हारा होगा ईसी। ईसी जो होता है वो कौन सी चीज हो रही है यहाँ पर, तो इसी के अंदर अपन टीवी और ईआरवी दोनों को जोड़ लें, तो यहाँ पर आ जाएगा टीवी प्लस ईआरवी। तो समझ में तो आ ही रहा होगा कि तीन चीजें रटनी है तुम्हें, ऊपर नीचे नॉर्मल ग्राफ चल रहा है, टीवी हो गया, एक्स्ट्रा ऊपर गया आईआरवी हो गया, एक्स्ट्रा नीचे आया ईआरवी हो गया, ऊपर का दोनों जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आईसी बन जाएगा, नीचे का दोनों जोड़ोगे तो ईसी बन जाएगा। क्लियर है। अब जितनी सांस, जितनी हवा अंदर रह गई लंग्स के, वो आरवी बन गया, जिसको अपन रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो एनसीईआरटी ने दे रखी है, कितनी होती है, तो वो होती है 1100 से 1200। ये भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, 1100 से 1200 ml। अब यहाँ पर ये बनता है अपने पास रेसिडुअल वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर अपन ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है इसको छोड़ दो, है ना, और इसको छोड़ दोगे तो ये वाइटल कैपेसिटी बनेगी अपनी। तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर कौन कौन आ जाएगा, ईआरवी, टीवी और आईआरवी, तीनों चीजें आ जाएंगी।
इस टाइप से तुम ग्राफ बना के समझ सकते हो। टीवी को ऊपर अपन जोड़ रहे हैं, अब आईआरबी, टीबी और ये ईआरबी तीनों जोड़ करके अपन ने क्या बना दिया, वाइटल कैपेसिटी। अगर मैं पूरा ग्राफ देखता हूं, ये इतना ग्राफ देख रहा हूं जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड होने का मतलब क्या हो गया, आईआरबी भी है, टीबी भी है, ईआरबी भी है और आरबी भी है, तो वो बनती है टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड करेंगे, आईआरबी, फिर उसके बाद टीवी, उसके बाद क्या आ जाएगा ईआरवी, और साथ ही साथ आ जाएगा आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सब जोड़ने के बाद एनसीईआरटी की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन एमबीबीएस में ये 6000 पढ़ाया जाता है, और किसी में इतना जोर तो होता नहीं 6000 तक का एमएल का। अब एक और चीज होती है यहाँ पर फंक्शनल एफआरसी। एफआरसी क्या होता है कि लंग्स ने कितनी एयर यूज करी, तो यूज करने के लिए देखो वो ईआरबी और आरबी को यहाँ पर यूज कर रहा है, तो अपन इसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसके अंदर अपन किसको लिखते हैं, ईआरबी को और साथ ही साथ आरवी को। इतनी चीजें याद कर लेना। तो याद करने के लिए क्या करना है, ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, टीवी हो गया, एक्स्ट्रा ऊपर गया आईआरवी हो गया, एक्स्ट्रा नीचे आया ईआरवी हो गया। अब इन सबको तुम्हें वॉल्यूम को मिक्स करके फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो अगर मान लो ऊपर ऊपर वाला टीवी के साथ आईआरवी जुड़ा तो आईसी बन गया, टीवी के साथ नीचे नीचे वाला जुड़ा तो ईसी बन गया। ये क्लियर हो गया। जब भी अपन जितनी सांस लेते हैं उतनी सांस छोड़ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, कुछ लंग्स के अंदर रह जाती है, उसको अपन रेसिडुअल वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम और जो ईआरवी मैंने छोड़ दी वो मेरी फंक्शनल बन जाएगी। तो ये जो नीचे नीचे वाली वैल्यू है ईआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों को मिलाकर के फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोल दो, एफआरसी बोल दो। अब ये फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बाद क्या होगा कि अपना वाइटल कैपेसिटी चेक करना है। तो वाइटल कैपेसिटी में तो ये पूरा मैंने सांस लेने छोड़ने में तो यूज करा, तो जितना मैंने सांस लिया टीवी को और नीचे मेरा ईआरबी, टीवी ईआरबी सबको जोड़ा तो मेरा वाइटल कैपेसिटी बन गया। अब उसके बाद पूरा जोड़ दो, पूरा जोड़ने के बाद जितना तुम सांस अंदर भी रोक के रखे हो, जितना निकाल भी दिए, जितना लिए और नॉर्मल ब्रीदिंग करे, सबको जोड़ दो तो वो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाता है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ डेड स्पेस जरूर होता है, जैसे मैंने वो ब्रोंकस बताया, ट्रेकिया बताया, उनके अंदर क्या होता है कि कुछ डेड स्पेस रखा रहता है। डेड स्पेस मतलब वो हमेशा भरा ही रहेगा, और वो 150 ml होता है, वो कभी यूज नहीं होता, वो वैसा ही भरा रहता है। उसको कॉलेप्स होने से बचाने के लिए उतनी एयर हमेशा भरी रहती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये मेरा स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर के अंदर अपन ये पूरा चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पायरोमीटर के अंदर जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, ये वाला पोर्शन, ये उसके अंदर कभी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सब ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। आरवी अपन मन से निकाल रहे हैं कि ये इतना एयर तो वो अंदर रह ही जाएगी, पूरी निकाल नहीं पाएगा, इसलिए अपन इसका एक अनुमान लगा रहे हैं। तो इसको याद रख लेना कि ये स्पायरोमीटर में मेजरमेंट में नहीं आती है, बाकी सब मेजर किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बोनस पॉइंट था। अब ये दिया हुआ है तुम्हारे को एयर का पूरा ग्राफ दिया हुआ है, मतलब डायग्राम दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यू और एल्वियोलाई के साथ ये पूरा एयर को कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अपन, कौन सी एयर में कौन सी चीज ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है, इसके बारे में है। यहाँ पर मान लो कि बाहर की तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो होता है 159 mmHg, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg होता है, बहुत कम होता है। तो अब क्या होगा, जहां पे ज्यादा वैल्यू रहेगी वहां से वैल्यू उठ करके कहाँ आएगी, कम की तरफ आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन तो आ जाती है एल्वियोलाई के अंदर, और CO2 को मजबूरी में प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से जाना पड़ता है बाहर। तो एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन 104 mmHg, तो हाई से लो की तरफ आएगा, CO2 कम से ज्यादा से कम की तरफ चले जाता है। हमेशा याद रखना कि जो एयर होती है, या एयर ही बोल देते हैं, एयर होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लॉ कभी गलत नहीं होता, हाई से लो प्रेशर। तो अंदर की तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, अंदर आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन को कौन उठा लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो इधर से आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर वाले में क्या है कि ब्लू कलर वाले में CO2 ज्यादा है और O2 की क्वांटिटी कम है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। देखो ये दिख रहा है 40 mmHg लेके आ रहा है और 45 mmHg CO2 लेकर के आ रहा है। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो 45 तो इधर है अपने पास, कौन, और CO2, तो वो 40 की तरफ मूव हो जाएगी, तो CO2 चले जाएगी अंदर। और अंदर की तरफ देखो 104 ऑक्सीजन है, बाहर से कितनी आई थी, 40, ये आई थी 40 mmHg, तो वो जो 104 से कहाँ जाएगी, 40। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होते होते प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 95 mmHg हो जाएगा। और जब वो टिश्यू लेवल पे आएगा तो टिश्यू लेवल पर वापस से क्या होगा कि जो CO2 है उसका प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होता है, सॉरी,
उल्टा लिख दिया। यहाँ पर देखो ये 40 आया तो टिश्यू के अंदर 45 तो क्या होती है CO2, इसका प्रेशर CO2 का होता है, और ये 45 से 40 की तरफ चले जाएगी तो ये CO2 किसको दे दिया जाएगा, ब्लड को, और ब्लड के अंदर देखो 95 है तो वो 95 से वापस किसको ले लिया जाएगा, टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर 40 होती है वैल्यू, ये आगे अपन ने देख ही ली है 40 होती है, ये वापस चले जाएगा इस टाइप से। तो हमेशा लो से हाई, तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन इधर आया, लेफ्ट आर्च तरफ पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया हुआ है और इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया हुआ है। इसको अपन डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं, इधर और इधर दो अलग अलग टाइप से होता है। चलो आगे देखते हैं अपन डायग्राम। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये एक डायग्राम दिया हुआ सेक्शन ऑफ एल्वियोलस विथ पल्मोनरी कैपिलरी। अब इस डायग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कुछ मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये जो अंदर का पोर्शन ये पूरा दिख रहा है ना, ये है तुम्हारी एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलर कैविटी, कैपिलरी और एल्वियोलर वर्ड कहीं पर भी आएगा तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये कितना थिक होता है, 1 सेल्ड थिक होता है। अब टेस्ट में क्वेश्चन आ गया था, कुछ बच्चे लेके आए थे कि एल्वियोलाई जो सेल वॉल, उसकी सेल जो होती है, या उसको अपन बोले अपनी वॉल, जो एल्वियोल के वॉल होती है वो तो बहुत पतली होती है, तो उसके लिए वर्ड तो थिन यूज होना चाहिए था, लेकिन यहीं पर तो समस्या है, ये थिक यूज कर तो रहा है लेकिन उसके आगे बोल रहा है कि सिर्फ वो 1 सेल्ड होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होती, इतनी मोटी कि वो एक ही सेल से बनी होती है। देखो ये पूरी एक सेल दिख रही होगी, सिंगल सेल की थिकनेस दिख रही होगी। वैसे के वैसे ये जो कैपिलरी होती है ना, ये भी 1 सेल थिक्ड होती है, इस बात का भी ध्यान रखना कि इसकी वॉल भी एक सेल से ही बनी हुई होती है। अब ये जो पूरी है इसमें एक वॉल का फॉर्मेशन होगा, उस वॉल को अपन क्या बोलेंगे एक्चुअल में, डिफ्यूजन वॉल बोलते हैं। डिफ्यूजन वॉल बनेगी यहाँ पर। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल दो, डिफ्यूजन वॉल बोल दो, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अपन लिख लेते हैं। तो इसमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी होती है और कितनी मोटी होती है, 1 सेल थिक। तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो होती है ना वो लेस देन मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर, लेस देन मिलीमीटर। लेस देन मिलीमीटर का मतलब अपन मिली को क्या लिखते हैं, mm लिखते हैं, ऐसे मिलीमीटर, लेकिन ये लेस देन मिलीमीटर है, इसका मतलब ये और छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू जो होती है ना 0.5 माइक्रोमीटर होती है, माइक्रो में होती है इसकी वैल्यू। हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन ये जरूर बोला है लेस देन मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर से भी कम, ये वाला पॉइंट तुम्हें टिक करना पड़ेगा। अब ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, तो सबसे पहले देखो एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई की वॉल मतलब स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलर वॉल। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा अपने पास, उन दोनों के बीच का ये दिख रहा होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बीच बीच में, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड नंबर पे आएगा एंडोथेलियल ऑफ ब्लड कैपिलरी, और कैपिलरी हो या एल्वियोलाई हो दोनों की 1 सेल थिक ही सेल वॉल होती है, सॉरी सेल वॉल बोल रहा हूँ, वॉल होती है, मतलब इनकी जो दीवार है वो सिर्फ एक सेल की बनी होती है। तो ये तीनों से मिल करके यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन की जो वैल्यू है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर डिफ्यूजन तुम देखोगे तो डिफ्यूजन किस किस पे डिपेंड करेगा, पहले तो डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस जा रही है और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका प्रेशर क्या है, और साथ ही साथ इस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर ज़्यादा हुई तो फिर वो जाएगी नहीं, पतली होनी चाहिए तभी जाएगी। अब ये जब अंदर बाहर जाएगा तो ये इससे किसका ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 वापस आएगी और ऑक्सीजन पार हो जाएगी, उधर चली जाएगी, और ऑक्सीजन कौन ले लेगा, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, वो पकड़ लेगा, उसको ले जाएगा। तो इधर से इस टाइप से ये एक्सचेंज हो जाता है। तो ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं अपन, ये लास्ट ग्राफ है, इसका डायग्राम ही मानेंगे इसको, ग्राफ मैंने ले लिया, फिगर दिया हुआ था इसलिए उठा लिया इसको अपन ने। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब क्या है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधता है तो वो HbO2 बना देता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये किस लेवल पे बनता है, तो ये बनता है अपने पास एल्वियोलाई के आसपास, एल्वियोलर लेवल पर। और ये ब्रेक कब करता है, तो HbO2 ब्रेक करता है टिश्यू पे जाने के बाद। और अभी अपन ने देखे थे कि टिश्यू में ब्रेक क्यों हो जाता है, वहां पर उसका रीजन तुमको पता होना चाहिए कि टिश्यू के अंदर CO2 ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो HbO2 है वो टिश्यू लेवल पर जाने के बाद ब्रेक होकर के Hb अलग O2 अलग, इस टाइप से होगा। तो ये ग्राफ वही बताता है ऑक्सीजन का डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसको अपन बोलेंगे एल्वियोलर लेवल पर क्या होगा, इसका एसोसिएशन होगा, जुड़ रहा है ना, तो एसोसिएटेड कब होगा, और ये जो टिश्यू लेवल पर जाने के बाद डिसोसिएटेड हो जाएगा। तो इस डायग्राम से अपने को वही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों बताना है।
कि कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड रिप्रेजेंट हो रहा है, कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है। तो इसको देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये डिस्कस करे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर 104 mmHg और 104 mmHg के साथ वो 40 से एक्सचेंज हो रहा था, और इधर आने के बाद ये क्या हो गया, सिस्टमिक आर्टरी 95 mmHg जो कि ऑक्सीजनेटेड रखती है और 40 mm पर वो क्या रखती है, डीऑक्सीजनेटेड रखती है। तो ये चीजें तो पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर ये जो 40 वाला पॉइंट दिख रहा है, इस 40 के पहले पहले वो क्या रखेगी, डीऑक्सीजनेटेड ज्यादा रखेगी, और 40 के बाद जो है वो क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ज्यादा रखेगी। तो ये हो गया इधर वाला पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड, और इधर वाला जो पोर्शन है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। हालांकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाया होगा ये ग्राफ कभी, अपन नहीं बहुत डिटेल में देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें दो पोर्शन दिए हुए हैं, एक तरफ पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, ये देखो mmHg में ये, और एक तरफ जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है कि इधर अगर जाएंगे तो परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा। मतलब ये ग्राफ अगर इधर शिफ्ट होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएशन, या अपन इसको HbO2 लिख देंगे कि यहाँ पर HbO2 ज्यादा बनेगा, है ना। और इधर की तरफ अगर जाएगा ये ग्राफ तो यहाँ पर HbO2 जो है वो कम होगा, मतलब डिसोसिएशन होगा, इधर क्या होगा, एसोसिएशन होगा। अब कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इसको ब्रेक करेंगे या बनाएंगे, तो अपन इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। इस तरफ में लिख देता हूं राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाने का मतलब क्या हो रहा है, डिसोशिएटेड हो रहा है ये, टूट रहा है। और इधर लिख देता हूं लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जाने पर ये क्या हो रहा है, बन रहा है, HbO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एसोसिएटेड हो रहा है, एसोसिएटेड बन रहा है। अब कब कब बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, जैसा प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन का तो बढ़ेगा, तो लेफ्ट साइड कब कब जाएगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ेगा। सेकेंड, पार्शियल प्रेशर अगर O2 बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो रहा है, कम। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और CO2 नेचर में एसिडिक होती है तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिटी कम हो रही है, मतलब pH क्या हो रहा है, कम हो रहा है। pH अगर कम हो रहा है, सॉरी एसिडिटी हो रही है, हाँ सही तो है। अगर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, CO2 कम करेंगे तो pH कम हो रहा है, तो pH कम होने पर एसिडिटी नहीं हो रही, सॉरी बेसिसिटी हो रही। और बेसिसिटी का मतलब होता है कि जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रहा है। बेसिसिटी का मतलब ये pH घटने का मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन, अरे उल्टा बोल रहा हूँ यार मैं, मेरे को थोड़ी गड़बड़ कर दी। CO2 को तुम मैनेज करोगे किसके साथ, H+ कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ रही है, PCO2 कम हो रहा है, H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम। तो जैसे ही H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो pH यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे याद रखो, वो बेसिसिटी एसिसिटी भूल जाओ, भाड़ में जान दो। तो CO2 कम, H+ कम, pH बढ़ गया। और क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन अगर बढ़ रही है तो बाकी सब घटेंगे, PCO2 घटाना पड़ेगा तुम्हें, H+ कम होना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इन सब में ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा इधर, और HbO2 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। डिसोशिएटेड कब होगा, वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, उसके कंपेरिजन में देखो तो CO2 क्या होगा, बढ़ेगा। अगर CO2 बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, CO2 बढ़ने पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। अच्छा, सवाल ये आता है कि H+ CO2 के साथ क्यों बढ़ता है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि जब CO2 आता है तो H2O के साथ वो रिएक्ट करता है और H2CO3 बना लेता है, और H2CO3 बनाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है H+ और HCO3- में। तो जब जब CO2 बढ़ेगा तब तब H+ बढ़ेगा, दोनों का कनेक्शन ये है। H+ बढ़ा, H+ बढ़ने के बाद टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये कंडीशन होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ब्रेकडाउन होगा, ये कुछ कंडीशन है जिसमें फॉर्मेशन होगा। इतनी चीजें समझ में आ ही रहोगी, लेफ्ट राइट समझ में आ ही गया है, एल्वियोलर लेवल पर क्या होता है, टिश्यू लेवल पे क्या होता है। और 40% के पीछे पीछे डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज्यादा रहेगा, 40% बोल रहा हूँ, 40 mmHg के पहले डीऑक्सीनेटेड और 40 के बाद ऑक्सीजनेटेड रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर 90-95 पर जाने के बाद यहाँ पर सबसे हाई पे चले जाएगा, 100% तो नहीं होता, 97, 98, 96% होता है। अब कभी कभी कुछ उठपटांग से क्वेश्चन इस पे आ गए तो आ गए, तुम्हारी फुटी किस्मत रही कि यहाँ पर बताओ कि 60 mmHg पर कितना परसेंटेज सेचुरेशन हो चुका है। तो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं ए से लेकर के जाऊं ये 60% है, और ये इधर जाऊंगा तो ये कितने पे आ रहा है, 90%। तो जो 60 mmHg होता है वो 90% सेचुरेशन करवा देता है।
बाकी का 90 से 100 होने में उसको कम से कम 20 mmHg और चाहिए रहता है। 104 दिया हुआ है लेकिन ये ग्राफ 100 mmHg तक ही दिया। अब इसकी जितनी इंफॉर्मेशन थी जरूरी से जरूरी मैंने सब बता दी, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड और ये कहाँ पर जाएगा। तो ये लास्ट ग्राफ था किसके अंदर का, अपने रेस्पिरेशन, है ना। ज़्यादा ग्राफ मतलब ग्राफ क्या, डायग्राम था। आगे अपन और भी डायग्राम देख रहे हैं। थोड़ा पानी वानी पी लें यार, पढ़ना यार तुम लोग अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला चैप्टर है अपने पास बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कम है इसमें डायग्राम, सबसे ज्यादा तो तुम एक्सक्रीशन वाला ही देखोगे जहां तक मेरे को लगता है, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट है। ये अपने पास ब्लड का कंपोजिशन दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है। कंटेंट दिया हुआ है उसमें क्या क्या देखो दिया है। आरबीसी दिया हुआ है, आरबीसी सर्कुलर होती है, सामने से देखोगे तो सर्कुलर होती है, साइड से देखोगे तो कौन सा कलर मतलब कैसा शेप दिखेगा, कॉनकेव, बाइकॉनकेव। ये साइड से, अगर सामने से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, तो सामने से देखोगे तो आरबीसी दिखेगी सर्कुलर, और अगर साइड से देखोगे तो दिखेगी ये बाइकॉनकेव। क्या इसमें न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। इन सब में देखो न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है। प्लेटलेट तो हालांकि मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े होते हैं, तो इनके बारे में तो क्या है, इसको अपन थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और ये जो है आरबीसी, इसको अपन इरिथ्रो वर्ड भी बोलते हैं। इरिथ्रो का मतलब लाल होता है, तो इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है ये क्या है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये तीनों के तीनों किसका पार्ट है एक्चुअल में, ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब जिसके अंदर ग्रेना दिखते हैं, हल्के हल्के कुछ ऐसे पिगमेंट टाइप, क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स टाइप के दिख रहे हैं, तो छोटे 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 दिख रहे हो। इसमें तो इतना ज्यादा है कि इसका न्यूक्लियस ही विजिबल नहीं होता है, तो बेसोफिल दिखती नहीं है ज्यादातर, ये दोनों दिख जाती है, विजिबल हो जाती है। अब मोनोसाइट और इनमें कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए ये वाली को अपन बोलते हैं क्या, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, और ये वाली ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है। अच्छा, ये डायग्राम क्या बताता है तुम्हें, तो ये इससे अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन समझ में आ रही कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी दिख रही है तुम्हें, मोनोसाइट। ये जो होती है ये लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट है। अब 26 में क्वेश्चन आया हुआ इनके परसेंटेज के ऊपर, ये भी बताऊंगा मैं अभी। लार्जेस्ट इन साइज, मोनोसाइट सबसे बड़ी साइज में होती है, दिख ही रहा होगा डायग्राम, ये अपने को डायग्राम से पता चल रहा है। फिर उसके बाद इनके न्यूक्लियस को समझते हैं कि इनके न्यूक्लियस कैसे दिखते हैं। तो इनके न्यूक्लियस को समझने के लिए देखो इसको ध्यान से, इसका जो न्यूक्लियस होते हैं बाइलोब्ड दिख रहा है। हालांकि ये ऐसा घुमा के बताया उसने, पर वो सीधा बनाओगे तो ऐसा चश्मे टाइप दिखता है या घोड़े की नाल टाइप का दिख रहा है। इसके अंदर जो बेसोफिल है ना, इसका न्यूक्लियस तो वैसे तो विजिबल होता है, हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर फिर भी अपन बुक को रेफरेंस लेकर के पढ़ेंगे तो इसका ना ट्राइलोब्ड या बाइलोब्ड होता है और ऐसा एस शेप्ड हो जाता है न्यूक्लियस। अगर इसका न्यूक्लियस देखोगे तो इस सेल को अपन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल को वहाँ पढ़ोगे भी, इसके अंदर तुम देखोगे तो ये इसके अंदर लोब जो है ना बहुत सारे दिख रहे होंगे यहाँ पर इस टाइप से। तो ये बहुत सारे लोब का होता है, मल्टी लोबुलर होता है, 4-5 लोब भी मिल जाते हैं। अब इसका मोनोसाइट का तुम न्यूक्लियस देखोगे ना तो ये किडनी शेप का होता है। अगर इसको मैं ऐसा बाहर से ऐसा बना दूं तो ये थोड़ा सा रोटेट करके देखो, किडनी शेप या वीन शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये होता है एक्चुअल में अपने पास बाइलोब, या घोड़े की नाल बोल दो, या वो भी ना बोलो तो ये अपने चश्मे की तरह गोगल्स टाइप का होता है। ये एस शेप का होता है। ये वाला क्या होता है, मल्टी लोबुलर होता है। फिर उसके बाद ये वाला जो है वो क्या है, मोनोसाइट का, किडनी शेप का। और इसका न्यूक्लियस देखोगे तो पूरा का पूरा कैसा दिखेगा तुम्हें, गोल, और इतना बड़ा न्यूक्लियस दिखेगा कि ये पूरी सेल का साइटोप्लाज्म भूल जाओ और पूरा न्यूक्लियस ही भर दो उसमें। ये वाले में भी दिख रहा है तुम्हें न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा होता है, बी लिम्फोसाइट का छोटा, टी लिम्फोसाइट का बड़ा होता है। अब इनके परसेंटेज की बात करें अपन कि परसेंटेज क्या होगा, बहुत ईजी है। अगर परसेंटेज याद रखना है तो अपने पास एक ट्रिक है। परसेंटेज कैसे याद रखोगे, एनएलएम तो पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में कभी सुना भी होगा, एनएलएम ईबी करके याद रख लो। एनएलएम का मतलब हो गया न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अच्छा, परसेंटेज कितना होता है, तो ये होता है अपने पास 60 से 65%। ये जो होता है ये कितना होता है, 20 से 25%। ये होता है 8 से 10% या 6 से 8 भी बोलते हैं, 6 से 8%। फिर उसके बाद ये जो होता है वो कितना होता है, कम से कम 2% मान लो, इसको 0.5 से 1% मान लो।
ये इनका परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज के हिसाब से याद रख लेना। सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, अगर मैं ब्लड के अंदर देखूं mm³ के अंदर, तो पर mm³ में सबकी वैल्यू कितनी होती है? तो जो आरबीसी होती है वो 5 से 5.5 लाख, नहीं मिलियन, मिलियन में अपन बोलेंगे, इसका कलर दूसरा लेना पड़ेगा, ये वाले से ले लेते हैं। लाख में 50 से 55 लाख होगी, पर अपन इसको मिलियन में लिख लेते हैं। 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। ये वाली जो होती है वो 1.5 से 3, 1.5 से 3 बोल देते हैं, 1.5 से 3 लाख पर mm³। ये हो गई mm³ में। अब ये पूरी WBC जो होती है, तो WBC अगर पूरा देखोगे तो ये होती है 6000 से 8000 पर mm³, इतनी होती है। सबके परसेंटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, इसका अपन 60% भी मान ले तो 6 8 48 और 6 6 36, तो मतलब ये हो जाएगी 3600 से 4800, कम वाला ही मान के चल रहे हैं। 20% भी मानोगे तो 12 से 18, 1200 से 1800। ये वाला 6 से 8 भी मानोगे, 6 6 36, 360 और 8 8 64, 640। 2 भी मानोगे तो 120 से 160, और ये बहुत कम होती है तो 30 से 40 या 20 से 40 ही अपन बहुत इसको कम मान लेते हैं। ये इनका नंबर हो गया। 2026 में क्वेश्चन है इनके नंबर के ऊपर, तो ये ध्यान रख लेना। अभी 2026 की जो एग्जाम हुई थी, अब तो री एग्जाम दोगे तुम लोग, तो कोई मतलब नहीं रहा उसका। ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डायग्राम में, जो जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला डायग्राम है अपने पास अपने दिल का, हार्ट का। अब इसमें क्या क्या है, ये जो डायग्राम है एक्चुअल में अपन पूरा क्लास में तो बनाते नहीं है कभी भी, और कोई पढ़ाते टाइम भी पूरा ड्रॉ करता नहीं है। जो डिजिटली पढ़ाता है या किसी ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है वो बना देता है। अपन इतना ही डायग्राम पढ़ते हैं, ये जहाँ यहाँ से ये दिख रहा है ना, ये इतना वाला, अपन आइडियल डायग्राम नहीं पढ़ते। इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देखो ये वेना कावा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये एओर्टा है, इसको अपन आर्च ऑफ एओर्टा बोले तो ज्यादा बेटर होगा। आर्क ऑफ एओर्टा है। इस आर्क ऑफ एओर्टा में अपने पास ये 3, ये जो आर्क मारता है इसे, उससे ये 3 ऊपर की तरफ उन्हें ब्रेन की साइड जा रही हैं। अलग अलग होती है, इनके नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है। बाइसिफेलिक होता है, बाइसिफेलिक के बाद सब क्लेबियन होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी होती है। ये जो साइड में जा रही है ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है, सब एमबीबीएस में पढ़ लेना तुम लोग। कैरोटिड आर्टरी ये 2 जा रही होती है, तो ये वाली जो दी है वो लेफ्ट वाली दी हुई है डायग्राम में। तो ये ऊपर वाली आर्टरी है, ये वेना कावा है ना, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा 2 होती है, अपन वेना कावा ही बोल देते हैं उसको, सुपीरियर वाली। अब ये जो दी है ब्लू कलर से, लेकिन है एक्चुअल में क्या, आर्टरी। ये रेड कलर से दी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वेन। क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही होती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही होती है। ब्लड लेकर के मतलब लेकर के जाएंगी। ये पल्मोनरी आर्टरी दूर लेकर के जाती है, वेन्स जो है वो पास लेकर के आती हैं। अब ये वाला लेफ्ट एट्रियम है, ये अब कितने पार्ट हैं इसके, देखो ये वाला क्या है, राइट एट्रियम। ऐसा खड़े हो जाएंगे तो राइट एट्रियम मिलेगा, इस तरफ क्या मिलेगा अपने को, लेफ्ट एट्रियम। फिर इस तरफ क्या मिलेगा, राइट वेंट्रिकल, ये तीसरा कंपोनेंट है इसका। फिर इधर आएगा चेम्बर अगला वाला, चौथा वाला लेफ्ट, सबसे बड़ा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है। डायग्राम में ऐसा देख के लगता है कि एक्चुअल में इधर राइट वेंट्रिकल होना चाहिए, पर वो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है। तो मैं और डायग्राम में क्या दिख जाएगा, ये जो है ऐसे नोड दिख जाएगा, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे नोड बोलते हैं। ऐसे नोड की लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ होता है, तो ऐसे खड़े हो जाएं तो राइट हैंड पर राइट और अपर, अपने पास राइट एट्रियम के अपर राइट साइड होगा, इसको पूरा बोलना पड़ेगा। मतलब राइट एट्रिया के राइट अपर साइड, राइट अपर साइड, राइट राइट और ऊपर ऊपर बोलना पड़ेगा कि इसकी लोकेशन जो होती है वो राइट एट्रियम के राइट अपर साइड होती है। एवी नोड कहाँ पर मिलता है, तो एवी नोड जो है वो यहाँ पर मिलेगा अपने को, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलेगा ये, उसकी जो दीवार होती है एवी वॉल्व के वहां पर। अब देखो इसमें वॉल्व भी उन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट करे हैं, तुमने ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व पढ़े होंगे, तो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं, 2 वॉल्व होते हैं उसमें, ऐसे ओपन होते हैं फिर बंद हो जाते हैं, तो ऐसे ओपन बंद, वो दोनों वॉल्व को खींच के कौन रख रहा है, ये व्हाइट से दिख रहा होगा, ये 2 पोर्शन यहाँ पर आकर के जुड़ रहे हैं, ये 2 जगह जुड़ रहे हैं तो बाइकस्पिड हो गया, ये 3 जगह जुड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइकस्पिड। तो यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। अब ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को बांध के कौन रखता है एक्चुअल में, कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्डा टेंडिनी बुढ़ापे के साथ क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो ये वॉल्व ना अच्छे से टाइट नहीं हो पाते हैं, तो हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, सांस फूल जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है।
अब यहाँ पर देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दिया हुआ है। ये जो सेप्टम है ये किस किस के बीच में बताया गया है, इधर वेंट्रिकल लेफ्ट वाला, इधर वेंट्रिकल राइट वाला, तो दोनों के बीच का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दिया हुआ है। हार्ट का एपेक्स नीचे, मतलब एक्चुअल में बेस इसको माना जाता है, ऊपर वाले को, ये उसका हेड मान रहे हैं। एपेक्स और बेस इस टाइप से होता है, पर ये शो किया गया है। इतनी चीजें तुम्हें पता भी होना चाहिए, तो सबके नाम भी क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट एट्रिया हो गया, राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। बाकी डायग्राम तुमने क्लास में जो मैकेनिज्म के साथ पढ़ाया गया होगा उसके ऊपर भी ध्यान देना, उसको अब अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलो आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसके अंदर देखो अपना जो हार्ट होता है उसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है पूरी की पूरी ग्राफ के फॉर्म में मशीन से अपन निकाल लेते हैं और इसमें पूरा रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, है ना। अब ये मशीन से जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या क्या बताता है, तो इसको याद रखने की अपने पास ट्रिक है, बहुत ईजी सी। देखो क्या होगा, पी वेव जो है इसको बांट लो ऐसा, यहाँ पर ऐसे बांट लेते हैं अपन इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक लिख लेना, ए वी और फिर वी। ए का मतलब एट्रिया है, वी का मतलब वेंट्रिकल है। एट्रिया का डायस्टोल बता रहा है डायरेक्ट, एट्रिया का सिस्टोल नहीं बताया जा रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि एट्रिया का सिस्टोल बहुत कम टाइम के लिए होता है, सिस्टोल और डायस्टोल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। और जब एट्रिया डायस्टोल कर रहा होता है ना, तब वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू होने लग जाता है। तो अपन डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखती है अपने को वेंट्रिकल की ज़्यादा दिखती है। एट्रिया बहुत कम टाइम, मतलब 0.1 सेकेंड के लिए ही वो काम करता है, बहुत कम ही काम करता है, इसलिए अपन उसको ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसकी दिखती नहीं अपने को। तो पहला एट्रिया का क्या हो रहा है, यहाँ पर सिस्टोल हो रहा है, SSD करके याद रखना ना, एट्रिया का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो SSD करके याद रखना था, या फिर इसको तुम DDR करके याद रखोगे, है ना, DDR। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला एट्रिया का सिस्टोल बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत ज़्यादा वो एक्टिविटी शो नहीं करता। तो एट्रिया का 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, सिस्टोल। तो एट्रिया का सिस्टोल याद रख लेना, SSD करके, ये सिस्टोल हो गया। वेंट्रिकल का फिर सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया। फिर उसके बाद ये जो वेंट्रिकल है इसका डायस्टोल हो रहा है। अब डायस्टोल का मतलब होता है आराम करना, सिस्टोल का मतलब होता है काम करना। तो जब काम करता है तो डीपोलराइज हो जाता है वो, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर डीपोलराइज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये रीपोलराइज। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो टी वेव की एंडिंग होती है वो सिस्टोल के एंड को बताता है, डायस्टोल के एंड को नहीं बताता, ये ध्यान रखना। ये लाइन कई बार मिस्टेक करवा देती है, क्योंकि जब अपन पूरा पढ़ते हैं डायग्राम तो अपने को लगता है जो टी वेव है वो तो डायस्टोल को बता रही है, लेकिन वो एक्चुअल में डायस्टोल को बता तो रही है, लेकिन वो एंडिंग बता रही है किसकी, यहाँ पर सिस्टोल की। जैसे टी वेव एंडिंग होगी यहाँ पर जाने के बाद सिस्टोल का एंड हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है कि यहाँ पर सिस्टोल क्या कर जाएगा, पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। इस टाइप से अब तुम शॉर्ट ट्रिक बना करके याद रख लो, जैसा तुम्हें ठीक रखे वैसे याद कर लो। कैसे याद रखोगे, AVV SSD, और अगर डिपोलराइजेशन में बोलना है तो DDS, डिपोलराइजेशन और सॉरी रीपोलराइजेशन, है ना। बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है यार, जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ेगा, धीरे पढ़ाया तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे ही अपने को 39 मिनट या और ज़्यादा भी हो गया होगा। अब देखो AVV, ये शॉर्ट ट्रिक करके तुम याद रख लेना, तो ये शॉर्ट ट्रिक से याद रह जाएगा कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। ये हो गया AVV और AG सब बता दिया मैंने। अब यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स जो है उसको पिछले मैंने वीडियो है उसमें बताया भी था कि जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसको गिन करके तुम क्या बता सकते हो, हार्ट रेट बता सकते हो, कितनी है किसी की भी हार्ट रेट। तो ECG अगर कभी मिले तो कम से कम यार हार्ट रेट तो निकाल के बता देना, देख लेना, चेक कर लेना। अगर तुम किसी का ECG देखो ऐसे ही, क्योंकि शुरू शुरू में सब होशियार बनने के लिए देखते हैं, ECG पढ़ना बहुत डिफिकल्ट काम है। देखो अगला डायग्राम क्या है, सिमेट्रिक प्लेन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ये ब्लड सर्कुलेशन दिया हुआ है। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल में डबल सर्कुलेशन को बता रहा है, डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। क्या क्या बताया जा रहा है, शुरुआत हमेशा हार्ट से होती है। ऐसे खड़े हैं अपन, लेफ्ट साइड मेरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो इसको अपन सिस्टेमिक आर्च बोल देते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम पे जाता है। राइट साइड जो है वो ब्लड जो है वो डायरेक्ट लंग्स में पहुंचाना है, क्योंकि ऑक्सीजन लेकर के आना है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा। और अगर ये इस तरफ से जा रहा है ऐसे, तो इसको अपन पल्मोनरी बोलते हैं, क्योंकि पल्मोनरी इसको वेन, पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर के जा रही होती है कहाँ पर, लंग्स पर। लंग्स का मतलब पल्मोनरी वर्ड उसके लिए भी यूज करते हैं अपन। तो इस तरफ क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, इधर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया पूरा।
और ये इस टाइप से पूरा फ्लो करता रहता है, इसको अपन डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये पूरा ब्लड जो इधर से आ रहा है वो कौन सा ब्लड है अपने पास, ऑक्सीजनेटेड, इधर ऑक्सीजन आ रहा है, और इधर की तरफ जो जा रहा है वो कौन जा रहा है, CO2 वाला ब्लड जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर घूमता रहेगा और CO2 इधर घूमता रहेगा। तो स्टार्ट करें अपन हार्ट से। हार्ट ने क्या करा, यहाँ पर एओर्टा, ये लिखा है, सब लिखते नहीं अपन, डोर्सल एओर्टा के अंदर क्या करा, पंप करा। तो डोर्सल एओर्टा से पंप करके कहाँ गया ब्लड, बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स में एक्सचेंज हुआ किसका, CO2 और O2 का, ऑक्सीजन दे दी और CO2 ले ली। CO2 लेने के बाद वो वापस हार्ट के पास आएगा राइट साइड, और राइट साइड से फिर पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स पे। लंग्स के पास फिर वापस से किसका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और CO2 का, जहां पर ऑक्सीजन ले लेंगे CO2 दे देंगे, फिर वापस पल्मोनरी वेन हार्ट में डाल देगी। ये डबल सर्कुलेशन ऐसा ही चलता रहेगा। इधर वाले को अपन क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक आर्च, क्योंकि सिस्टम के पास जा रहा है ना, तो सिस्टमिक आर्च। और इधर वाले में लंग्स ज्यादा है तो इसलिए अपन इसको पल्मोनरी आर्च बोलते हैं, पल्मोनरी आर्च, आर्क बोलो या कुछ भी। लेकिन जब ये ब्लड लेकर के जा रहे हैं तो ये जो नीचे की तरफ है दोनों, जो ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट से दूर लेकर के जा रहा है, वो आर्टरी है दूर लेके जाने वाली, दूर लेके जाने वाली डोर्सल एओर्टा, ये भी क्या है, आर्टरी है, बड़ी आर्टरी है इसलिए एओर्टा बोल दिए। तो आर्टरी को जो अपन देखेंगे ना, उसकी ल्यूमेन, तो आर्टरी की ल्यूमेन कैसी दिखेगी, बहुत पतली सी। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, पंप करने के बाद ब्लड पूरी बॉडी में फैलना चाहिए। जो वेन्स हैं वो पूरी बॉडी में, क्योंकि फैली तो रहती है हालांकि, लेकिन वो ज़्यादातर उनका काम है लंग्स तक को ब्लड लेकर के जाना, मेन काम ये है। हार्ट पे कलेक्ट करके लाती है वो भी है, लेकिन अगर ये इसकी ल्यूमेन छोटी रहेगी तो छोटे पाइप में क्या होगा, स्पीड से ब्लड पंप होगा। तो आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है ना, वो बहुत क्या होती है, सक्रिय होती है, बहुत ही नैरो ल्यूमेन होती है। स्मूथ मसल यहाँ भी होती है, इसमें मसल्स ज़्यादा मोटी होती है, इसमें मसल कम मोटी होती है, लेकिन इसकी जो ल्यूमेन है वो क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ी होने का रीज़न क्या है, तुमने कभी देखा होगा कि खेत में वो बिना मोटर के मोटा पाइप डाल देते हैं और वो मोटा पाइप पानी बहा के ले जाता है। वैसे ही वेन का काम, इसमें पंप ना भी लगाओगे तो इतना मोटा पाइप है और ये पानी को रोक रोक के ले जाती है। और उसके अंदर क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। जो वेन्स होती है उनकी खास बात ये है कि इसमें वॉल्व लगे होते हैं, आर्टरी में वॉल्व नहीं होते। तो ये पूरा ब्लड कलेक्ट करके वापस ले आती है और ये पंप करके स्पीड में दूर लेके जाती है। ये स्पीड में चलाती है ब्लड, ये थोड़ा सा स्लो चलाई, मोटा पाइप है इस वजह से। अब अगला चैप्टर आ जाता है। तो 3 डायग्राम 4 डायग्राम कितने थे उसके, 4 डायग्राम थे, खत्म हो गए। अब इस पे आ जाते हैं अपन। अगला चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब इसके डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ नहीं आते ना। गर्मी भी बहुत है यार। पहला डायग्राम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का, दिख रहा होगा, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है पढ़ना इसको। यहाँ पर ये जो है अपने पास इंफीरियर वेना कावा, और मैंने ऊपर जो वो डायग्राम था उसमें सुपीरियर वेना कावा होती है। तो इंफीरियर वेना कावा आ रही है और ये अपने पास एओर्टा आ रही है बीच में, डोर्सल एओर्टा। तो ये एओर्टा हो गई और ये क्या हो गई अपने पास, इंफीरियर वेना कावा। दोनों एक एक ब्रांच दोनों तरफ दे देंगी, लेफ्ट साइड राइट साइड। अगर मैं ऐसा खड़ा होता हूँ तो इस तरफ जो है वो लेफ्ट साइड की अपने पास किडनी है, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल वेन चली जाती है। ये वेन जो है वो इसके पीछे छुप गई है, इसको कलर नहीं कर पाई, ये वाली ये पीछे दिख रही होगी। तो ये जो है वो एक्चुअल में वेन है। तो इस तरफ क्या दिखेगी अपने को, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, है ना। ये रीनल आर्टरी और ये रीनल वेन हो गई। ये किडनी है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, लेफ्ट किडनी ऊपर होती है, राइट किडनी नीचे होती है। थोड़ी बड़ी छोटी का डिफरेंस है, वो ध्यान, बड़ी छोटी का नहीं, ऊपर नीचे का डिफरेंस है, वो ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर किडनी के अंदर ये डायग्राम में दिया हुआ है कि जो बाहर वाला पोर्शन है वो कॉर्टेक्स होता है ना, बाहर वाला। और जो अंदर वाला पोर्शन होता है, ये एक्चुअल में और अंदर जाना चाहिए था, थोड़ा सा अंदर जाएगा। ये अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, मेड्यूला, ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर मेड्यूला के सेंटर में जहाँ पर पूरे कैलिक्स ओपन होते हैं, वो आगे मैं बता दूंगा, एक डायग्राम दिया हुआ है, उस रीजन को अपन पेलिस बोलते हैं। ये डायग्राम में शो हो रहा है, इतनी चीजें दी हुई है। यूरेटर है, ये यूरेटर में कभी किडनी विडनी फंस जाती है, पथरी फंस जाती है इसमें, तो पथरी में किडनी स्टोन हो जाता है। यहाँ पर किडनी स्टोन हो जाएगा, यूरेटर में फंस जाएगी। अंदर यहाँ पर फंसना तो मुश्किल है, या तो ट्यूब में फंसती है, यहाँ फंस जाती है, तो यूरेटर हो गया। कैल्शियम फॉस्फेट के पार्टिकल होते हैं, वो दिया हुआ होगा एनसीईआरटी में। ये इतना डायग्राम है हल्का फुल्का, इसके अंदर तो क्या बताना, इसके ऊपर है डायग्राम। देखो ये जो है डायग्राम, इतना पोर्शन जो तुम्हें दिख रहा होगा बाहर 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 का, ये पूरा कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉर्टेक्स में क्या कुछ खास बात होती है, तो इतनी ज्यादा खास बात तो है नहीं। हालांकि इतना याद रख लेना है कि जो पीसीटी डीसीटी होती हैं इसके अंदर, पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। कलेक्टिंग डक्ट ये मेनली प्रेजेंट होती हैं
इसी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट नहीं आएगा। पीसीडी डीसीटी याद रख लो, पीसीडी डीसीटी जो होती है वो कॉर्टेक्स का पार्ट है। और भी रह गया अपने पास बोमन्स कैप्सूल जो है वो भी पार्ट इसी का है, ग्लोमेरुलस वाला जो पूरा मेल्पिजियन बॉडी बोलते हैं उसको अपन, या रीनल कैप्सूल कार्पोसल्स बोलते हैं, वो पूरा कॉर्टेक्स के अंदर होता है। इसके अंदर तो सिर्फ कौन जाता है, हेनले लूप, वासा रेक्टा, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो मेडुला के अंदर जाता है। ये बीच बीच में दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है और एक पिरामिड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मेडुलरी पिरामिड होता है। अब कई बार क्या होता है कि कई जगह पर कॉर्टेक्स का पोर्शन जो है ना मेडुला के अंदर धंस जाता है, तो वो धंसता है तो कॉलम बना लेता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, रीनल कॉलम। जैसे लंग्स के ऊपर भी सेफ्टी के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन थी, बीच में लिक्विड भरा हुआ था, लेकिन इसके अंदर वैसा लिक्विड वगैरह भरा हुआ नहीं रहता, इसके अंदर होता है कैप्सूल, इसको अपन बोलते हैं रीनल कैप्सूल। थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है, ये दिख रहा है रीनल कैप्सूल इसके अंदर भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, रीनल कॉलम का कोई इतना स्पेसिफिक काम नहीं है, बस उसको स्टेबल रखने के लिए होता है पिरामिड्स को। तो मेडुलरी पिरामिड्स यहाँ पर स्टेबिलिटी में रहे थे और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट हो करके बाहर आती है, और जहाँ पर वो आती है ओपन होती है उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं कैलिक्स में, कैलिक्स के बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस हो गया। अब ये इतना पोर्शन, ये वाला जो तुम्हें दिख रहा होगा, ये इतना पोर्शन, यहाँ से आर्टरी, नर्व, वेन्स बहुत सारी इंटर करती हैं, एंटर एग्जिट सब होगा। तो इतने पोर्शन, ये वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम वो पोर्शन होता है जहाँ से आर्टरी, वेन्स एंटर करती है, निकलती हैं, नर्व्स भी आएंगी और यूरेटर भी निकल के आएगा। तो ये यूरेटर दिख रहा होगा तुम्हें इस टाइप से। तो ये डायग्राम में भी इतनी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं खास बताने जितना। अगला है अपने पास, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब इसके बाद के तो सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक एफरेंट आर्टेरियोल ये आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल ये जा रहा है इस टाइप से। इसका डायग्राम अभी और जूम करके बताया एनसीईआरटी ने। बीच में जो एक गुच्छा सा बन जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोमेरुलस। और वो जिस कप के अंदर रखा रहता है उस कप को क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। इन दोनों को मिला करके अपन रीनल कार्पोसल बोलते हैं। एनसीईआरटी ने नेम दिया है इसको रीनल कार्पोसल्स, कार्पोसल्स आएगा, रीनल कार्पोसल्स, या मेल्पिजियन बॉडी भी बोलते हैं, ये इसका नाम है। दोनों को मिला करके ये इतना पोर्शन हो गया। अब ये बहुत हाईली कॉन्वुलेटेड दिख रहा होगा, इसको अपन शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी सुना होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल का मतलब जो पास होता है, जैसे ये वाला पोर्शन मेरे पास है, प्रॉक्सिमल है, उंगलियां दूर हैं तो वो डिस्टल हो जाएंगी। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब दिख रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है, फिर घूम के यू शेप हेयर पिन बना रही है। तो ये क्या होता है, यू शेप की एक हेयर पिन होती है, यू शेप हेयर पिन। अब ये जो यू शेप हेयर पिन होती है हेनले लूप कहलाती है। एक डिसेंडिंग है, एक असेंडिंग है। वापिस से हाईली कॉन्वुलेटेड हो गई तो डीसीटी हो गया, ये डीसीटी आ गया। फिर उसके बाद बहुत सारे डीसीटी जाकर के कॉमन ट्यूब में जुड़ जाते हैं, उसको अपन कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे न्यूरॉन को आकर के उनके डीसीटी को जोड़ देती है। ये डायग्राम एक छोटा सा इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया। अब ये इसमें तुम देखोगे ये एफरेंट जो है वो तो वहीं खत्म हो गई, ये घूम के इफरेंट आ रही, लेकिन इफरेंट घूम के सीधी नहीं आ रही, ऐसे जाल बनाते हुए आ रही। उस जाल को अपन क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, अपन को लिखना पड़ेगा कि ये जो पूरा डायग्राम ये रेड कलर वाले से जो शो हो रहा है वो है एक्चुअल में पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। अब इसमें दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक बहुत ज़्यादा जिसके अंदर हेनले लूप बहुत बड़ा होता है, जस्टा मेडुलरी होता है, मेडुला के अंदर तक जाता है, तो उसके अंदर अपने को वासा रेक्टा देखने को मिलती है। हालांकि ये वासा रेक्टा नहीं है, उन्होंने रिप्रेजेंट कर दी है। अगर ये बहुत नीचे तक ऐसे जा रही होती इस टाइप से, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। अभी फिलहाल वासा रेक्टा नहीं बोलेंगे ये, पर उन्होंने शो कर दी। तो ये डायग्राम है अपने पास किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स। आगे इसमें जूम करके बनाया गया ये वाला, ये इतना पोर्शन, इसको अपन रीनल कार्पोसल्स या मेल्पिजियन बॉडी भी बोल रहे हैं। तो ये मेल्पिजियन बॉडी, रीनल कार्पोसल्स, ये शो किया गया। अब ये क्या बताता है, ये फिल्ट्रेशन को बताता है। फिल्ट्रेशन को अपन ने पहले भी पढ़े हैं, है ना, वो जीएफआर नेट फिल्ट्रेशन रेट भी बताया था मैंने कि नेट फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड इसके अंदर आएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर ब्लड आएगा इसके अंदर, और ब्लड को जो है आरबीसी को छोड़ दो, सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन को छोड़ दो, बाकी फिल्टर हो जाएगा। तो ये फिल्टर हो करके बाहर निकलेगा। तो एक प्रेशर लगेगा यहाँ पर जिसको अपन ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोल रहे थे, जीएचपी, पिछली वीडियो में बताया। इसको माइनस करे थे अपन ने किसमें से, कि यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर लगाएगी सेल जिसको अपन बोलेंगे सीएचपी, और एक और लगेगा जो इसके प्रोटीन की वजह से लगेगा,
उसको अपन बोलेंगे BCOP प्लस CHP। ये दोनों के दोनों इसको रोकेंगे और GHP जो है वो बढ़ाएगा। ये 60 था, ये वाला अपने पास 30 था और ये 15 था। हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दी रहती है। नेट जो वैल्यू निकल के आएगी इसमें, नेट वैल्यू कितनी निकल के आती है 10 mmHg। 10 से 15 होती है, 10 mmHg मान लेते हैं। तो ये इसमें इतना ही शो हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं करे। अब यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन होता है तो थ्योरी के अंदर तुम्हें पॉइंट मिलेगा कलर बड़े गलत आ जाते हैं यार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जब अपन इसमें फिल्ट्रेशन देखते हैं ना तो यहाँ पर छोटे छोटे स्लिट पोर देखने को मिलते हैं। पोडोसाइट सेल्स होती हैं, पोडोसाइट सेल्स के बीच में ऐसे स्लिट पोर्स देखने को मिलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। स्लिट पोर्स, ये स्लिट पोर्स क्यों बनते हैं? तो पोडोसाइट सेल्स होती है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। पोडोसाइट सेल्स के बीच में कुछ कुछ स्लिट पोर्स बन जाते हैं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डायग्राम है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। बहुत सारी चीज़ें थ्योरी में अलग समझ आती है, डायग्राम में अलग लगता है कि यार यहाँ पर कुछ हो रहा है, वहाँ पर कुछ हो रहा है। तो इसको इस एक डायग्राम में दो चीज़ें कंबाइन की गई हैं। यहाँ पर एक्चुअल में रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ सिक्रीशन भी हो रहा है, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सिक्रीशन भी हो रहा है। तो ऐसे ध्यान रखो कि अगर मान लो मैं एक पाइप बना देता हूँ इस टाइप से, इस पाइप से चीज़ें मैं बाहर निकाल रहा हूँ ऐसे, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? रीअब्जॉर्प्शन। और अगर मान लो मैं इस पाइप के अंदर चीज़ें डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पाइप है ये मेरे बॉडी के अंदर से मटेरियल को बाहर लेके जा रहा है, मतलब इसके अंदर जो भी जाएगा वो एक्सक्रीट हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, और जो भी इस पाइप से बाहर आ जा रहा है मतलब मेरी बॉडी में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और इसके अंदर जो है वो क्या कर दिया जा रहा है? एक्सक्रीट कर दिया जा रहा है। बाहर जाएगा ये तो ये एक्सक्रीट होगा, तो पाइप के अंदर की चीजें एक्सक्रीट हो रही है, बाहर वाली चीजें जो है वो सब क्या हो रही हैं? अब्जॉर्ब हो रही हैं। तो ये वाली हो जाएगी सिक्रीशन, सेलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है, और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ये पीसीटी है ना, ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये वाला पोर्शन डीसीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेनले लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक एक करके अपन देखें तो जो पीसीटी होता है उसका ध्यान रखना। पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर कौन सा कलर बैठेगा, ब्लैक कलर ले लेते हैं। H प्लस NH3 K प्लस और HCO3 माइनस, ये जो होते हैं ये बैलेंस करते हैं किसको? पीएच को। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जब भी यहाँ पर ये मिलेगा पीएच को बैलेंस किया जाएगा। तो क्या ये पीएच को बैलेंस करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो यहाँ पर K प्लस H प्लस बाइकार्बोनेट, क्या ये पीएच को बैलेंस करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये पीएच को बैलेंस करेगा? नहीं करेगा। ये फिर किसको बैलेंस करेगा? ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करेगा। ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करेगा यूरिन के। फिर कलेक्टिंग डक्ट देखोगे तो कलेक्टिंग डक्ट कुछ क्वांटिटी यूरिया की लेकिन कुछ वाटर की भी है। तो ध्यान रखना कि कलेक्टिंग डक्ट भी एक्चुअल में कंडीशनल होती है कि ये भी क्या कर सकती है? H प्लस के अकॉर्डिंग H प्लस को रीअब्जॉर्ब या सिक्रीट करके पीएच को बैलेंस कर सकती है। ये भी पीएच, ये भी पीएच, ये भी पीएच को बैलेंस कर रहा है, ऑस्मोलैरिटी को प्रेजेंट कर रहा है। ये मतलब ये मैनेज कर रहा है। अब ये चीजें तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि पहला अपने को समझ में आ रहा है कि पीएच के लिए कौन कौन से आयंस जिम्मेदार हैं। अब बच कौन गया? NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स बच गए। तो जो पीसीटी है वो बहुत ज़्यादा 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब करती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर इसी के अंदर अपन देखें पीसीटी को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इसमें देखो न्यूट्रिएंट लिखा उसमें 100% न्यूट्रिएंट जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे 100%। उसमें कौन कौन आ जाएगा? तो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फेट है, ये यूरिन में नहीं जाना चाहिए, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। और कैसा रीअब्जॉर्प्शन होगा? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। पीसीटी अगर वाटर और क्लोराइड को वापस से रीअब्जॉर्ब कर रही है तो इन दोनों का कैसे होगा? पैसिव होगा, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी। वाटर तो पैसिवली होता है, क्लोराइड आ गया। तो ये इसका ध्यान रखना कि पीसीटी और ये 70-80% ये पीएच को बैलेंस करेगा। ये जब नीचे जाएगा डिसेंडिंग तो पतला होते जाएगा, असेंडिंग है तो मोटी होती जाएगी ट्यूब। जब नीचे जा रही होती है तो वो सिर्फ किसके लिए परमिएबल होती है? वाटर के लिए। मतलब नीचे जा रही तो चलनी, छेद कर दो उसमें तो वो पानी पूरा बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो कहाँ पर आएगा? मेड्यूला में, कहीं जाएगा नहीं। ये मेड्यूलरी स्पेस जो है उसके अंदर पानी खींच लिया जा रहा है बाहर,
क्यों खींच लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, जो मेडुलरी होता है वो ऊपर से नीचे जाने पर ना उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होता है, बढ़ते जा रहा हो। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन बराबर करने के लिए पानी को बाहर खींच लेगा। तो यहाँ जाते जाते यूरिन क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। जब वापस ऊपर जाएगा तो पानी वापस नहीं आना चाहिए अंदर, तो उसके पानी वापस जाने वाले एरिया को ढक दिया जाएगा, तो पानी ऊपर जाते टाइम अंदर नहीं जाएगा, उससे इलेक्ट्रोलाइट और बाहर खींच लिया जाएगा, तो NaCl बाहर खींच लिया। ध्यान ये रहे कि NaCl या वाटर खींच कर कहाँ लाया जा रहा है, मेडुलरी में लाया जा रहा है, स्पेस में, इस चीज का ध्यान रहेगा। तो ये हमेशा ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करेगा। ये थिक सेगमेंट होता है, ये थिन होता है, इस टाइप से ध्यान रख लेना। अब ये जो DCT होता है ये कंडीशनल होता है। देखो यहाँ पर मैंने इन सबको तो pH बैलेंस के अंदर डाल दिया, लेकिन वाटर और NaCl रह गया। NaCl का मतलब क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बोले अपन, एल्डोस्टेरोन जो कि अपना हार्मोन होता है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, इसको अपन एल्डोस्टेरोन बोलेंगे। तो DCT काम करता है एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में, और वाटर को वो निकालेगा कहाँ पर, वेसोप्रेसिन की प्रेजेंस में। तो ये एक्चुअल में ना कंडीशनल होता है। DCT जो होता है वो वेसोप्रेसिन और एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में काम करता है कंडीशनल। अगर मान लो इधर गड़बड़ी होती है या पानी तुम कम पीते हो तो ये हार्मोन निकलेगा, चाय कॉफी पीते हो तो वेसोप्रेसिन कम होगा, वाटर ज़्यादा निकलेगा, अल्कोहल पीने पे, चाय कॉफी पीने पे पानी ज़्यादा निकल जाता है, यूरिनेशन ज़्यादा आता है। तो ये जो DCT है पूरी तरीके से हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट वाला होता है, और ये कुछ हद तक pH को भी बैलेंस करता है। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन हो गया, वेसोप्रेसिन जिसको अपन ADH के नाम से भी जानते हैं, तो ये हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस ग्राफ से मेरे को लगता है यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होगी। अच्छा, ये चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी सिक्रीशंस हैं इसके अंदर, जितने भी, चाहे कोई सा भी हो, H+, K+, NH3 कुछ भी हो, ये ध्यान रखना कि ये हमेशा एक्टिव होता है, हमेशा हमेशा एक्टिव। ये पैसिव एक्टिव उधर बता दिया, ये ध्यान रख लेना। बाकी चीज़ें तो NCERT में है भी नहीं, आगे बढ़ते हैं पर। अच्छा, ये दिया हुआ है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलना। ये यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसको अपन इसके कंपैरिजन में पढ़ते हैं। देखो इसको कैसे अपन देख लें, ये वाला कलर देख लेते हैं नया। ये नीचे जा रहा है, इसके कंपैरिजन में ये कहाँ जा रहा है, सॉरी उल्टा बता दिया, ये नीचे जा रहा है, इसके कंपैरिजन में ये वाला पढ़ना है ना। तो ये वाला इसके कंपैरिजन में आएगा, तो ये ऊपर जा रहा है, ये हो गया। ये वाला अब ऊपर जा रहा है। अभी मैंने बताया कि डिसेंडिंग जो है वो वाटर को बाहर खींच लेगा, और ऊपर असेंडिंग वाला NaCl को बाहर खींच लेगा। बाहर खींच के कहाँ ले जाएगा, मेडुलरी एरिया में लेके जाएगा। ये है मेडुलरी स्पेस जो है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, नाम ने लिखा है अपन लिख देते हैं, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में इसको खींच के ले जाया जा रहा है। तो ये नीचे जा रहा है, ये उसके अपोजिट में ऊपर जा रही, मतलब इसका डिसेंडिंग और इसका असेंडिंग। इसका मतलब वासा रेक्टा, जो अभी पहले ही बताया था, ये वासा रेक्टा है, और ये वाला अपने पास क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट है, हेनले लूप। तो हेनले लूप नीचे जाएगा, वासा रेक्टा ऊपर आएगी। जब हेनले लूप ऊपर जा रहा है, ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, असेंडिंग। तो ये वाला जो है वो नीचे जा रहा है, ये इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। ये इन्होंने अलग अलग बनाए, पर ये अपन को साथ पढ़ना पड़ता है, इस टाइप से हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ये नीचे जाएगा तो नीचे जाने वाला वाटर को खींच के कहाँ छोड़ देंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस से। वो इंटरस्टिशियल का स्पेस का वाटर इसके अंदर चले जाएगा। तो इन्होंने कहीं पर ये बनाए नहीं है, वाटर इसके अंदर चले जाएगा। ये वाटर यहाँ से खींच के इसके अंदर डाल दो। फिर उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा होता है तो इसका NaCl बाहर जाएगा, तो ये NaCl को उठा के इसके अंदर डाल दो। जो इसका नीचे जा रहा है, ये इसका ऊपर पोर्शन जा रहा है, मैच करके पढ़ाया जाता है। बहुत हद तक ये जो आ गई कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट भी देखो बहुत क्वांटिटी में H2O को भी निकाल देगी, और कुछ क्वांटिटी में यूरिया को भी निकल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो बैलेंस करता है, ये किसको बैलेंस करता है, कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करता है। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म यार बहुत डिटेल में यहाँ पर मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अपने को डायग्राम समझना है। चलो अगला चैप्टर आ गया अपने पास, चैप्टर 17, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट में बहुत सारे डायग्राम दिए, 10 डायग्राम है, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। ये पहला डायग्राम है, अपना पूरा मसल है, मसल के ऊपर की जो कवरिंग है उसको अपन एपीमाइसियम बोलते हैं। तो ये वाली जो कवरिंग दिख रही है येलो वाली, ये है एपीमाइसियम। शायद एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, एनसीईआरटी का डायग्राम ही है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एपीमाइसियम है ये, एपीमाइसियम। एंड ये हो गई अपने पास मसल की कवरिंग। अब मसल के अंदर मसल बंडल मिलते हैं, मसल बंडल को अपन फेसिकल बोलते हैं। तो फेसिकल के ऊपर ये कवरिंग दिख रही होगी तुम्हें, उस कवरिंग को अपन बोलते हैं
माइसियम, ये पेरीमाइसियम है। और उसके अंदर भी तुम्हें फिर मसल फाइबर दिखेगा, मसल सेल उसके अंदर आएगी, पर मसल फाइबर, मसल सेल ही बोल दो, मसल सेल या मसल फाइबर के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को अपन एंडोमाइसियम बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम में शायद शो नहीं, तो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम तीन होते हैं। तो ये अलग अलग बंडल, तो मसल बंडल से मिलकर बनी होती है मसल, मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर ये बाहर खींच के लाए तो उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, मसल सेल की, वो सार्कोलेमा है और उसमें आसपास ब्लड कैपिलरी घूमती रहती है। तो ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे का डायग्राम देखें अपन। अब ये डायग्राम क्या है एक्चुअल में, तो एक सार्कोमियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सार्कोमियर क्या होता है, जिसके अंदर आधा आई बैंड इधर, आधा आई बैंड इधर और एक पूरा ए बैंड होता है। तो सार्कोमियर का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद रखना है, सार्कोमियर जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, मसल की। सार्कोमियर का फॉर्मूला होगा I/2 प्लस ए और फिर प्लस I/2। तो आधे आधे आई बैंड और एक पूरा ए बैंड होता है। ए बैंड याद रखना है कि एक्टिन मायोसिन ए बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एक्टिन और मायोसिन को अलग नाम दिया जाएगा। और ए बैंड का मतलब क्या है वो अलग होता है। ए बैंड का मतलब यहाँ पर ये मायोसिन आ रहा है ना, मायोसिन से बनता है ए बैंड। और जो आई बैंड है वो ये जो दिख रहा होगा तुम्हें गोला गोला मोतियों जैसा, वो एक्चुअल में क्या है, एक्टिन है। तो एक्टिन बना रहा होता है क्या, आई बैंड, और ए बैंड बनते हैं मायोसिन से। ए बैंड जो होते हैं वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं, है ना, और ये आई बैंड जो होते हैं वो थिन होते हैं। कैसे याद रखोगे, तो आई का आई जो है वो पतला है तो थिन हो गया, ए का ए मोटा है तो वो थिक हो गया, इस टाइप से याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो जेड लाइन दी हुई है ये किसके बीच दी हुई रहती है, तो ये दी रहती है अपने पास किसके बीच में, आई बैंड के बीच में। ये दिख रहा होगा दोनों तरफ, ये दिख रहा है छोटे छोटे मोती 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 मोती। तो ये जो जेड लाइन है वो किसके बीच में होती है, आई बैंड की लाइन है, ये आई बैंड की लाइन है। लेकिन अपने पास ए बैंड की कोई लाइन नहीं दी एनसीईआरटी में, अपन बना देंगे। बीच में जो लाइन होती है उसको एम लाइन बोलते हैं। तो जेड लाइन और एम लाइन होती है, एनसीईआरटी में एम लाइन दी नहीं हुई। दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको सार्कोमियर बोलते हैं, वो लिख दिए अपन ने। बाकी अब इसको डिटेल में अपन पढ़ना है तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ये दिख रहा होगा तुम्हें जेड लाइन, ये दिख रहा है जेड लाइन, ये तुम्हें कुछ ऐसा स्पेस दिख रहा होगा, ये देखो ये अजीब सा कुछ स्पेस दिख रहा है, हल्का हल्का कुछ हल्के कलर में ये दिख रहा है। इसको अपन कौन सा जोन बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। ये जो एच बीच में दिख रहा है एच जोन, ये एच जोन वो एरिया होता है जहां पर सिर्फ ए बैंड ही पाए जाते हैं। ये इतना पोर्शन तुम्हें दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, तो ये बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसमें सिर्फ कौन मिलेगा, इसमें अपने को मिलेगा एच जोन। और यहाँ पर अरे यार कोई रूममेट आ गए शायद, ठीक है वीडियो रोकता हूँ, फिर से बनाऊंगा अभी थोड़ा आगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था यार, आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास डायग्राम था, ये अपने क्या पढ़े थे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल फाइबर, है ना, ये बता दिया था एच जोन है। तो अपन इनको और नाम भी बोलते हैं, जैसे जो अपने पास जो थिक बैंड होते हैं ए बैंड, उसको अपन डार्क बैंड भी बोलते हैं। तो ये डार्क बैंड नाम कैसे आया, जब अपन इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये इस टाइप से डार्क डार्क अपने को दिखता है। और जहाँ पर भी ये थिन बैंड आई होते हैं वो एक्चुअल में लाइट बैंड होते हैं। तो इनके नाम अलग अलग रख दिए गए। तो अलग अलग नाम कैसे पड़ गए, अपने पास जो ए बैंड है उसी का नाम क्या है, थिक बैंड, और उसी का नाम क्या है एक्चुअल में, डार्क बैंड, ये नाम हो गया। और जो आई बैंड होता है उसी का नाम अपन ने क्या रख दिए हैं, आई बैंड का थिन बैंड, और उसी को अपन बोलते हैं लाइट बैंड। इस टाइप से अलग अलग नाम रख दिए गए हैं इसके। अब इतना सार्कोमियर का तुम याद रख लेना कि ये यूनिट में क्या क्या होता है, और ये यूनिट क्या होती है एक्चुअल में, इसकी फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये ध्यान रख लेना, ये काम करने वाली यूनिट है इसकी। बाकी इतना ही डायग्राम में दिया हुआ है, अगले डायग्राम पे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम अपने को अलग अलग दिया हुआ है मायोसिन का और एक्टिन का। एक्टिन मायोसिन के बारे में है। अब एक्टिन मायोसिन के बारे में क्या क्या है, ये जो ऊपर का जो डायग्राम है वो डायग्राम है किसका, एक्टिन का, और नीचे वाला किसका है, मायोसिन का। ये एक्टिन जो होता है वो थिन होता है, अभी देखा है थोड़ी देर पहले, लाइट बैंड बनाता है, और ये वाला जो होता है वो थिक बैंड होता है मायोसिन। इस डायग्राम में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, एक तो ऐसा धागा सा दिख रहा है, धागे के ऊपर मोतियों की माला दिख रही होगी। तो ये जो मोतियों की माला है उस एक मोती का नाम क्या होता है, ग्लोब्यूलिन। एनसीईआरटी में नाम होगा ये। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो एक्चुअल में मोनोमर होता है ना, ये मोनोमर है।
और जब मोनोमर बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो एफ एक्टिन बन जाता है। एफ का मतलब यहाँ पर फिलामेंट होता है, तो ये फिलामेंट बन गया। अब ये जो रस्सी की बात कर रहे हैं अपन, ये रोप टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो ट्रोपोमायोसिन है। और उसके ऊपर कहीं कहीं पर ये तुम्हें एक ट्राइमर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो ट्राइमर स्ट्रक्चर है ये ट्रोपोनिन है। अब इस ट्रोपोनिन के ट्राइमर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ट्रोपोनिन में 3 पार्ट होते हैं अलग अलग। ट्रोपोनिन के 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, आईसीटी करके याद रखोगे। तो एक जो है वो इनहिबिट करता है, तो इनहिबिटरी हो गया। और दूसरा जो है वो सी का मतलब वो कैल्शियम से बाइंड करता है। और तीसरा वो ट्रोपोमायोसिन को बांध के रखता है। तो कुल मिला के इसका पूरा काम ये है कि ट्रोपोमायोसिन को रोक करके रखना, उसको ढक करके रखना, और उसको हटाने का काम कौन करता है, कैल्शियम। जब कैल्शियम आता है तो कैल्शियम जुड़ने के बाद ट्रोपोमायोसिन का इनहिबिटरी पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। ये पूरा अलग होने के बाद ये जो है ट्रोपोमायोसिन ये जुड़ने के लिए रेडी हो जाता है किसके साथ, मायोसिन के। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर अपन देखें तो ये अपने को दिख रहा है कि इसका मायोसिन का मोनोमर है। मायोसिन का जो मोनोमर है वो अपने आप में वापस से 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ। ये जो हेड वाला पोर्शन होता है उसको अपन हेवी मेरोमायोसिन बोलते हैं, हेवी मेरोमायोसिन। और ये जो टेल वाला पोर्शन है वो लाइट मेरोमायोसिन होता है। ये जो टेल है ये एक्चुअल में इसके ऊपर पूरी ऐसे जुड़ी हुई रहती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसमें ऐसे हेड निकले हुए रहते हैं। इसका मैकेनिज्म है आगे अपन देखेंगे, उसका भी डायग्राम बनाया हुआ है। इस टाइप से हेड निकले रहते हैं और टेल जो है वो पूरी लेंथ में ऐसे जुड़ी हुई रहती है सब आपस में। तो इस टाइप से ये एक मोनोमर बना रहे हैं अपन। हेड के ऊपर क्या क्या मिलेगा, हेड बनाती है क्रॉस आर्म, मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहती है, 90 डिग्री तो नहीं बोल सकते, हल्का सा उठा रहेगा। उसमें 2 पोर्शन रहेगा, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक एटीपी बाइंडिंग साइट। इसका भी मैकेनिज्म है अपने पास डायग्राम, उसमें मैं समझाऊंगा कि इनके काम क्या है। तो ये डायग्राम में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने लायक, बस क्लियरिटी है डायग्राम में। अच्छा, ये डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम होता है। इसके अंदर 4 उन्होंने प्रोसेस दिए हुए हैं, कब एटीपी यूज होती है, कब वापस क्या बन सकती है वापस एटीपी, ये सब इसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को पढ़ने की स्टार्टिंग अपन करेंगे सबसे ऊपर से। ये पहला प्रोसेस है, ये सेकेंड नंबर की प्रोसेस है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो तुम देखो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक नॉर्मल से टेल जो है वो सब एक लाइन में जुड़ जाती है, हेड जो है वो थोड़ा ऊपर निकला हुआ रहता है और उसके ऊपर लगा हुआ रहता है ओवरलैप कर करके एक्टिन फिलामेंट। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन के हेड से नॉर्मली जुड़ा हुआ नहीं रहता। यहाँ पर क्या हुआ है ये प्रोसेस में कि इसके अंदर ना एटीपी ब्रेक हो चुकी है और एटीपी ने ब्रेक करके यहीं पर एडीपी और फॉस्फेट बना लिया। लेकिन ये जो एडीपी और फॉस्फेट है ये मायोसिन पर अभी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मायोसिन के पास एटीपी बाइंडिंग साइट थी, उसने यहीं पर एटीपी को ब्रेक कर लिया और एटीपी को ब्रेक करने के बाद एडीपी और फॉस्फेट के फॉर्म में जोड़ करके रखा है। इस कंडीशन को अपन चार्जिंग ऑफ मायोसिन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो किस कंडीशन में मिल रहा है अपने को, चार्ज कंडीशन में मिल रहा है, चार्ज कंडीशन में है। अब कॉन्ट्रैक्शन जब अपने का, जैसे अपने को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से सिग्नल आया तो कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो ये क्या होता है एक्टिन का फिलामेंट में वो जो पूरी प्रोसेस होगी, कैल्शियम उसको हटा देगा, ट्रोपोमायोसिन रिमूव हो जाएगा, पूरा एक्टिन आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। एक्टिन जब जुड़ेगा तो चार्ज मायोसिन इसको जोड़ने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा। मायोसिन का जो हेड है वो नॉर्मल फेस से मतलब थोड़ा सा टिल्ट रहता है तो सीधा हो जाता है, ये क्रॉस आर्म बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस आर्म कब बनता है, जब मायोसिन पहले से चार्ज होता है, उसके पास पहले से एडीपी और फॉस्फेट प्रेजेंट है। अभी एडीपी और फॉस्फेट उसने एटीपी पहले यूज कर चुका है, अभी एडीपी फॉस्फेट था उसके पास, अब ये क्रॉस ब्रिज बन गया। अब ये क्रॉस ब्रिज बनने के बाद बैक एंड फोर्थ इस टाइप से मोशन करेगा, यूं इस टाइप से बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा और इसको अंदर की तरफ पुल कर लेगा। इसको अपन बोलते हैं स्लाइडिंग रोटेशन। अंदर की तरफ इसको खींचेगा तो ये इस टाइप से बन जाता है, ये अंदर की तरफ खींच रहा है तो अंदर की तरफ खींचेगा तो ये जो बीच वाला एच जोन है वो छोटा होते जाएगा, दोनों जेड लाइन पास पास आती जाएंगी। सब डायग्राम दिए हुए अच्छे से एनसीईआरटी में। अब यहाँ से जब ये खींच रहा होता है ना, पुल कर रहा होता है, तो ये जो फॉस्फेट और एडीपी है ना ये रिमूव हो जाते हैं, ये रिमूव हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों हट गए। तो अब ये जो मायोसिन का जंक्शन था उसने खींच कर अंदर ले आया। अब यहाँ पर समस्या ये हुई कि जब इसको खींच के लाया गया तो क्रॉस ब्रिज बन चुका था, खतरनाक तरीके से बनता है ये बहुत, जैसे कि मरने के बाद जो रिगर मॉर्टिस होता है उसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन में ही रह जाती है, वापस रिलैक्स होती नहीं है, तो रिलैक्स करना भी पड़ता है, बॉडी को पूरा सीधा कर देते हैं ताकि ये जो मसल का जो बना हुआ था वो जल्दी से टूट जाए और वापस नॉर्मल फेज में चली जाए बॉडी। नहीं तो जिस तरीके से किसी की डेड बॉडी पड़ी रहती है वो वैसे के वैसे ही कड़क रह जाती है पूरी मसल।
ये इस वजह से होती है क्योंकि क्रॉस ब्रिज ने रिमूव करके उसको हार्डली चिपक गया। अब इसका जो क्रॉस ब्रिज यहाँ पर बना था, इसको तोड़ने के लिए अपने को क्या चाहिए, एटीपी। तो अब ध्यान रखो, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो क्या दोनों एक साथ बंधते होंगे? नहीं बनते। जब एटीपी बाइंडिंग साइट पे एटीपी आता है तो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है वो फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही एटीपी इसके पास आएगा तो ये जो पोर्शन था एक्टिन का, ये एक्टिन फ्री हो गया। तो यहाँ पर जो है एक्टिन फ्री होने की वजह से ये जो पोर्शन था ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉसिंग ब्रिज, ये वाला हो गया अगली प्रोसेस में। तो यहाँ से क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद वापस चला गया। और ये जो एटीपी थी यहाँ पर क्या हाइड्रोलाइज हुई? नहीं, यहाँ पर सिर्फ एटीपी बाइंडिंग साइट पर जाकर के वो जुड़ गई। तो एटीपी बाइंडिंग साइट पे जब जुड़ी और ये अलग हो गया, अब ये क्या हो गया, मायोसिन फ्री हो गया। मायोसिन फ्री हुआ तो जो एटीपी आई थी उसके पास बंधने, उसने उसको क्या करा, हाइड्रोलाइज करवाया। हाइड्रोलाइज करवा के अपने आप को चार्ज कंडीशन में ले आया। अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में वापस से ये प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले एटीपी एडीपी पहले से प्रेजेंट होती है क्या, फॉस्फेट और एडीपी? हाँ, पहले से प्रेजेंट होती है। वो पहले ही एटीपी तब आ जाती है जब उसको क्रॉस ब्रिज ब्रेक करना होता है, तभी एटीपी आकर के एटीपी बाइंडिंग साइट से जुड़ जाएगी। एटीपी एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज के बाद वो पुल करेगा, स्लाइड करेगा। स्लाइड करते टाइम वो एडीपी और फॉस्फेट को हटा देगा। फिर एक नई एटीपी आएगी। नई एटीपी उस एक्टिन बाइंडिंग साइट को हटा करके खुद जुड़ जाएगी एटीपी बाइंडिंग साइट पर और फिर वापस से हाइड्रोलाइज करके ये पूरी प्रोसेस चलती है। इतना है, इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आता है। अब इसमें क्या हो रहा है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्टिंग फेज और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया है। तो नॉर्मल अभी अपने बात कर रहे थे, एच जोन जो होता है उसके अंदर सिर्फ कौन से बैंड होते हैं, ए बैंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आई बैंड जो है वो इतनी जगह में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ओवरलैप एरिया दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इसको याद कर लेना। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अपने को क्या क्या चेंजेस दिखने को मिलते हैं, है ना। पहला, सार्कोमियर का जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, सार्कोमियर डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, आई बैंड जो है उसकी लेंथ कम हो जाएगी। जो तीसरा है ए बैंड जो है वो क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, इसके अंदर किसी की लेंथ चेंज होगी क्या, तो नहीं चेंज होगी। मायोसिन और एक्टिन जो है उनकी लेंथ क्या रहेगी, सेम। याद रखना, मैं एक्टिन मायोसिन फाइबर की बात कर रहा हूँ, उनकी लेंथ सेम रहेगी लेकिन बैंड का मतलब अलग होता है। सार्कोमियर की लेंथ कम होगी, आई बैंड कम हो जाएगा, ए बैंड सेम रहेगा, एच जोन छोटा हो जाएगा, एच जोन डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान रखना। क्या कोई फाइबर की लेंथ कम हो जाती है? नहीं होती, फाइबर की लेंथ वैसी रहेगी, बस वो जो बैंड है वो कम ज़्यादा हो रहे हैं और जोन कम ज़्यादा हो रहा है। ये डायग्राम में इतना ही है, कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर बोन का डायग्राम आ गया अपने पास। तो बोन अलग अलग हैं, इनके नाम तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ये वाली फ्रंटल बोन हो गई, ये शो हो रही है। फ्रंटल के बाद ये साइड वाली पैराइटल दो बोन हो गई, ये दो होती है। फ्रंटल एक होती है और पैराइटल दो होती है। फिर उसके बाद टेम्पोरल, ये दोनों तरफ कान वाली बोन बताई गई है यहाँ पर, ये भी दो होती है। ऑक्सीपिटल बोन ये पीछे वाली होती है, ये इतना पोर्शन ये वाला जो होता है बोची बोलते हैं उसको अपन, वो एक बोन होती है। उसके जस्ट नीचे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दिया हुआ है। आंखों के आसपास एक लेक्राइमल बोन है, उसके पीछे एथेमाइडल बोन है, स्फिनोइड बोन है। तो ये डायग्राम तो तुम लोग को देख करके ही समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। सब बोन वगैरह याद कर लेना। ऊपर वाली मैक्सिला होती है, नीचे वाली मेंडल होती है, मेंडिबल होती है। टंग के पीछे हायोइड बोन दिखाई गई है। तो अलग अलग है, कम बोन शो होती है इसके अंदर, बाकी अंदर रहती है फेशियल बोन। अच्छा, ये दिया हुआ है अपने पास वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, C7T12, C7T12 और फिर उसके बाद क्या आता है L5 और फिर आ जाएगा S, एक ही होती है और C भी 1 होती है। तो ये फॉर्मूला होता है 7, 12, 5, 1, 1। हालांकि ये जो है वो कितने से मिलकर बनी होती है, 5 से कंबाइनली जॉइंट होने के बाद बनती है, 5 बोन से। और ये वाली जो है वो 4 बोन के संयोजन से बनती है, कंबाइन से। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद जैसे ही खत्म होती है थोरेसिक स्टार्ट हो जाती है और थोरेसिक का जो नंबर है वो स्टार्ट होता है 1 से 12 तक होती है। तो इसके फर्स्ट से रिब चालू हो जाती है, फर्स्ट से 12 तक रिब चालू हो जाती है, ये रिब दिखी गई होगी। फिर लंबर वर्टिब्रा आ जाती है, लंबर वर्टिब्रा के बाद सेक्रम और कॉक्सिक आ जाती है। ये डायग्राम शो कर रहा है। अच्छा, ये जो बता रहा है ये किसको बता रहा है, रिब केज को। रिब केज किसके से मिलकर बना होता है, वो जो अभी लंग्स पढ़ाया था, लंग्स की सेफ्टी के लिए, हार्ट की सेफ्टी के लिए रिब केज होता है। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की सेफ्टी करना। और अपन बैंड वगैरह भी वर्टिब्रल कॉलम की बोन की वजह से ही हो पाते हैं। अगर वो बोन
फिक्स हो जाती है तो अपन ऐसे ऊपर ऊपर अपना अपर पार्ट जो है वो बेंड नहीं हो पाता। अब यहाँ पर रिब केज में क्या दिया हुआ है, रिब केज में ऐसे खड़े हो जाएं अपन तो इधर आगे की तरफ क्या होता है स्टर्नम, इधर की तरफ क्या होता है अपने पास रिब्स होती हैं, 12 पेयर होती है, उनके बारे में बताऊंगा। पीछे की तरफ क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इसमें रिब्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 रिब्स जो होती है वो कौन सी रिब्स होती है, ट्रू रिब्स होती है। ट्रू क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि ये जो ट्रू रिब्स होती है ना वो पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहेगी इधर, और सामने स्टर्नम से आके जुड़ रही। ये दिख रहा होगा तुम्हें स्टर्नम से कौन से कार्टिलेज से जुड़ती है आकर के, कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से इसमें जुड़ जाती है, इसके बीच में हाइलिन कार्टिलेज मिलता है, उससे जाकर भी जुड़ जाती है। तो 7 रिब्स जो होती है वो ट्रू होती है। अब यहाँ पर 8 9 10 11 12 ये सब क्या होती है एक्चुअल में फॉल्स रिब्स होती है। 8 9 10 को फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स को 8 9 10 को बोलने का रीजन क्या है, अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो 7वीं जो रिब्स से जा रही है 7वीं से ही 8वीं 9वीं और 10वीं, 8 9 10 जो है वो 7वीं में जुड़ गई। मतलब 8 9 10 आगे जाकर के स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट कनेक्ट होती है, इसलिए अपन इसको सूडो रिब्स बोलते हैं और इसको अपन ट्रू रिब्स बोलते हैं। ये जो 11 12 नंबर की है वो क्या होती है, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ी रहती है और साइड में फ्लोट करती रहती है, तो ये बन जाती है फ्लोटिंग रिब्स। तो इस टाइप से तुम याद रख लेना कि 12 पेयर होती है, पेयर का मतलब दोनों तरफ रहेगा, साइड साइड में रहेगी, तो 12 पेयर में से 12 पेयर में से जो 7 पेयर होते हैं वो ट्रू है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 पेयर वो कैसे होते हैं, फॉल्स। फॉल्स बोलने का रीज़न क्या है, मतलब पीछे तो सही तरीके से जुड़े हैं लेकिन आगे जुड़ने में इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, वो 7 नंबर से इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या आती है, जो 2 पेयर है उसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, इस डायग्राम में इतना ही है। आगे देखते हैं अपन, आगे फिर बोन का ही है, और बोन का तो इजी पड़ेगा तुम्हें, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लेविकल है, अपने ह्यूमेरस हो गई, रेडियस अल्ना है। अच्छा याद रख लेना कि ऐसे हाथ रखोगे तो रेडियस इस तरफ होगी, अल्ना इस तरफ होगी, ये रेडियस, और इसके ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट होती है दोनों की, रेडियस और अल्ना की। याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना कि राइट है तो ये राइट साइड अपने को अंगूठे साइड क्या मिलेगी, रेडियस, तो ये मिलती है अपने को थंब साइड, और ये मिलेगी लिटिल फिंगर की साइड, चीटी उंगली बोलते हैं जिसको अपन, लिटिल फिंगर की तरफ मिलेगा अल्ना। रेडियस अल्ना हो गया। बाकी कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजस है, वैसे ही पैर में भी होता है, बस इसमें क्या होता है फर्क आ जाता है अपने पास कार्पल वगैरह का, तो ये इसमें नया बन जाता पटेला। याद रख लेना, ये भी इजी है। अच्छा ये बता देते हैं इलियम स्टियम प्यूबिस, ये तीनों से मिल करके कौन सी बोन बनती है, हिप बोन। तो डायग्राम में उन्होंने हिप बोन का नाम नहीं लिखे, कॉक्सल बोन लिखे, और कॉक्सल बोन को ही अपन हिप बोन बोलते हैं। हिप बोन किस किस से मिलकर बनी होती है, इलियम स्टियम प्यूबिस। अब ये इलियम वाले वर्ड में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो 2 वर्ड होते हैं इलियम के, एक होता है ILIEUM और एक होता ILEUM। दोनों में फ़र्क क्या है, इलियम में ये वाली जो है वो बोन को बनाती है, और ये मिलता है इलियम स्टियम, जो अपना इलियम जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका पार्ट है। इलियम कोलोन और रेक्टम उसका पार्ट होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन बनाती है। ये ध्यान रख लेना, दोनों में फ़र्क है। याद कैसे रखोगे, तो एलिमेंट्री कैनाल का ए बोल रहा हूँ मैं, तो ए से ये ई याद रख लेना, तो बाकी आई याद रह जाएगा। हिप बोन में आई आता है तो वो आई वाले से मैच कर लेना, याद रह जाएगा बोन। तो आखिरी चैप्टर, आखिरी तो नहीं है, 18 चैप्टर आ गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आता है इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स निकले हुए हैं, ये कौन से हैं, डेंड्राइट्स हैं। उसके अंदर रेड कलर के तुम्हें दिख रहे होंगे, वो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ये जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो ये एक्चुअल में मॉडिफाइड RER के वर्जन है। ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड होता है। वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो डेंड्राइट्स में भी मिलता है और सेल बॉडी में भी मिलता है। तो क्या एक्सॉन में मिलता है, नहीं मिलता। अगर तुम देखोगे तो वो यहीं पर खत्म हो गया। इस पोर्शन को अपन एक्सॉन हाइलॉक बोलते हैं, और यहीं से सिग्नल जनरेट होता है, एक्सॉन हाइलॉक। पर दिया नहीं एनसीईआरटी में, एक्सॉन की गर्दन है ये, और ये पूरा एक्सॉन आ गया। और ये वाला पोर्शन जो है वो सेल बॉडी है, उसके डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, उसके अंदर निसल ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी क्लियर है। अब ये जो एक्सॉन है उसके ऊपर एक और सेल मिलती है जिसको अपन स्वान सेल बोलते हैं। स्वान सेल किसका फॉर्मेशन करती है, माइलिन शीथ का, ये जो दिख रहा है तुम्हें रेड कलर का, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। अच्छा माइलिन शीथ क्या होता है, तो ये एक्चुअल में इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर है, और ये चार्ज के लीकेज को रोकता है ना, प्रिवेंट करता है चार्ज के लीकेशन को। अगर लीक हो गया चार्ज तो यहाँ पर इंपल्स जनरेट नहीं हो पाएगा, आयन लीकेज।
तो जहां जहां माइलिन सीध है वहां पर चार्ज लीकेज नहीं होगा। जहां पर भी माइलिन एब्सेंट है उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, नोड ऑफ रनवियर। वहां से आयन चैनल लीकेज, आयन लीकेज होता है, उसके अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल या वो सारी चीजें मिलती हैं, वो मैकेनिज्म में पढ़ोगे तुम। अब ये वाला पोर्शन पूरा एक्सॉन है और ये इतना पोर्शन को अपन एक्सॉन का टर्मिनल बोलते हैं। उसके एक्सॉन टर्मिनल में क्या क्या है, ये एक्सॉन का एंडिंग वाला पोर्शन आ गया, एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल में साइनेप्टिक नोब होता है। ये साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हो सकते हैं, इनिबिटरी या एक्साइटेटरी। एसिटाइलकोलिन दिया एनसीईआरटी में तो एक्साइटेटरी वाला है। ये डायग्राम में बस इतना ही है। अच्छा, ये डायग्राम है नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स में इसमें डायग्राम में पूछा क्या जा सकता है, तो एक संभावना ये है कि ऐसे डायग्राम दे देते हैं और तुमसे बोले जाते हैं कि बताओ कौन सा सही डायग्राम नर्व इम्पल्स जनरेशन का बताया जा रहा है। तो नॉर्मली बाहर पॉजिटिव होता है, जहां नर्व इम्पल्स जनरेट होता है वहां पर बाहर नेगेटिव हो जाता है, बाकी टाइम क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से रहेगा। तो ये वाला जो डायग्राम है ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि जैसे मान लो ए पॉइंट पर इम्पल्स जनरेट हुआ तो बाकी जगह नॉर्मल होना चाहिए। क्या कभी एक साथ दो इम्पल्स जनरेट हो सकते हैं, नहीं होंगे बिल्कुल भी। अगर कभी वो ऐसा डायग्राम बना के देगा, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव 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 फिर नेगेटिव नेगेटिव और इस टाइप से बना के दिया, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि वो दो इम्पल्स को जनरेट करके बता रहा है। वो यहाँ भी जनरेशन बता रहा है इम्पल्स का और यहाँ भी बता रहा है, तो दो इम्पल्स जनरेशन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर सब जगह पॉजिटिव 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 आ जाएगा तो क्या इसमें इम्पल्स जनरेशन हुआ, नहीं हुआ। तो क्या ये डायग्राम सही है, सही है, लेकिन इम्पल्स जनरेशन नहीं हुआ। इसके अंदर इम्पल्स जनरेशन हुआ, क्या ये डायग्राम सही है, सही है। यहाँ इम्पल्स जनरेशन हुआ तो है, लेकिन दो इम्पल्स जनरेशन बता दिए, वो की गलत हो गया। इस टाइप से ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है, देखो बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव है हर जगह और अंदर की तरफ क्या है, एक्चुअल में एक जगह पे पॉजिटिव। तो ये वो पोर्शन है यहाँ पर क्या जनरेशन हो रहा है, नर्व इम्पल्स। यहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ तो अंदर की तरफ देखो आयन आए कौन से, सोडियम। तो सोडियम के इन्फ्लक्स को यहाँ पर शो किया जा रहा है। इन्फ्लक्स बहुत सारा हो जाएगा सोडियम का, फिर उसको बाद में रिमूव किया जाएगा, वो वाली प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे अभी मैं। अब ये वाला जो होगा, इस वजह से क्या हुआ, अंदर सोडियम धंसाए तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ भागते हुए आगे की तरफ जाएंगे, ऐसे मूव करते करते इधर चले जाएंगे। तो ये इस टाइप से शो हो रहा है डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, अगला डायग्राम क्या है अपने पास, ये एक्सॉन टर्मिनल का डायग्राम बताया गया। टर्मिनल और साइनेप्स बता रहे हैं। अच्छा, दो शब्द होते हैं इसके अंदर भी। दो शब्द कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइनेप्स, जैसे इलियम स्टियम वहां पे आया था वैसा ये साइनेप्स है, और एक वर्ड होता है साइनेप्सिस। दोनों का मतलब क्या है, पास आना, है ना। साइनेप्स का मतलब भी और साइनेप्सिस का मतलब भी, लेकिन अपन उनको अलग अलग क्या बोलते हैं इस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। साइनेप्स को अपन यूज करते हैं न्यूरॉन के आसपास आने के लिए। जब दो न्यूरॉन पास पास आएंगे तो साइनेप्स बोलोगे। साइनेप्सिस का मतलब क्या हुआ, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, तब उनको अपन बोलते हैं साइनेप्सिस। और ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलती है, जाइगोटीन। तो बहुत जल्दीबाजी में आंसर मत करना। कभी पूछे कि दो न्यूरॉन के जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। अगर ऑप्शन में साइनेप्सिस है तो बहुत जल्दी देख करके साइनेप्सिस मत टिक कर देना। मिलते जुलते नाम होते हैं, एक न्यूरॉन के लिए यूज किया जाता है और एक अपन क्रोमोसोम के लिए यूज करते हैं। चलो अब डायग्राम पे जाते हैं अपन कि साइनेप्स में क्या शो किया जा रहा है। ये अभी मैंने बताया, ये एक्सॉन आया था, ये एक्सॉन का बिल्कुल टर्मिनल पार्ट था। इस एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट में क्या क्या होता है, तो इसके एक्सॉन टर्मिनल पार्ट में अपने को दिखेंगे ये साइनेप्टिक वेसाइकल। ये साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, है ना। जैसे कि डोपामीन इनिबिटरी होता है, या फिर अपन और भी बात करें, डोपामीन का हालांकि बहुत सारी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, कोई बोलता है एक्साइटेटरी है, कोई बोलता है इनिबिटरी है, पर वो अलग अलग टाइप से काम करता है। कंपेरिटिविजन पे क्या बोलते हैं, कंपेरिजन पे काम करता है। दो काम में से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो वो डोपामीन उसके लिए रिलीज होगा। तो यहाँ पर दो टाइप के अपन इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं, एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। अब एनसीईआरटी में सिर्फ एक्साइटेटरी का एग्जांपल दिया हुआ है, एसिटाइलकोलिन, जो सबसे ज़्यादा काम करता है। इनिबिटरी के अंदर बहुत सारे हैं, गाबा भी अपन लिख सकते हैं, गाबा एग्जांपल याद रखना तो रख लेना। एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है। अब ये एसिटाइलकोलिन तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक कि कोई इंपल्स ना आए, इस वेसाइकल को ब्रेक ना करे। ये साइनेप्टिक वेसाइकल जो है वो जा करके साइनेप्टिक जो नोब है इसके बीच वाला जो एरिया है इसके अंदर फट जाएगी। अब ये फटेगी कैसे, इससे जाकर के कैल्शियम जुड़ेगा और इसको ब्रेक करेगा, भारी कर देगा। भारी करेगा तो ये नीचे आएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होगा,
बीच की जो दीवार है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वो रिलीज हो जाएगा। और फिर आगे की जो दूसरी वाली मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कौन लगे होते हैं, रिसेप्टर, वो इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर लेते हैं। ये पूरी डायग्राम में ये मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है। तो ये बनाती है साइनेप्सिस। कौन कौन बनाता है, साइनेप्स कौन बनाता है, थोड़ा साइनेप्सिस बोल दिया, साइनेप्स कौन कौन बनाता है, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो पहले वाला न्यूरॉन है, दूसरे वाले न्यूरॉन का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और दोनों के बीच की क्लेफ्ट, ये तीनों मिलकर के साइनेप्स बनाते हैं। प्री वाले से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और पोस्ट वाला उसको रिसिप्ट करेगा। तो ये पूछा जाता है कि रिसेप्टर किस पे होते हैं, पोस्ट वाले पे, न्यूरोट्रांसमीटर किस पे होते हैं, प्री वाले। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर भरे रह जाते हैं उसको फिर डाइजेस्ट कर दिया जाता है, उसको तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, फिर नए बनाने पड़ते हैं। तो जिसमें जैसे ज़्यादा बूढ़े होते जाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर उनमें कम होते जाता है, उसमें सेंसिटिविटी लॉस होते जाती है। ठीक है, ये डायग्राम में इतना है। ये शायद इसका क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है इस डायग्राम का। आगे बढ़ते हैं, जब नीट हुई थी पहली बार शायद 2013 में। अब ये डायग्राम है ब्रेन का। अब ब्रेन का ये पूरा नेमिंग सही नहीं है एक्चुअल में, पर ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना पड़ेगा। ये जो मेरा पूरा पोर्शन ऊपर वाला ब्रेन होता है, इस ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। ये लिखा हुआ है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के बाद बीच में ये जो पूरा, पहले तो ये देख लो कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। अपन ब्रेन को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है बीच वाला, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ वो क्या बोल सकते हैं, स्तंभ बनाता है, बीच में कॉलम बनाने का काम करता है। और तीसरा आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन जो है वो ज़्यादा काम करते हैं। तो फोर ब्रेन के पार्ट कौन कौन होते हैं, तो फोर ब्रेन का पार्ट है अपने पास 3। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला दे रहे हैं तुम्हें सेरेब्रम, फिर क्या है थैलेमस, और फिर दिखा रहा है वो तुम्हें हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया अपने पास पूरा पोर्शन, ये वाला, ये क्या है सेरेब्रम। ये वाले पोर्शन के अंदर 2 पार्ट हैं, ऊपर ये बीच बीच में से तो साइड की दीवारों को अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। दीवार के ऊपर वाले पोर्शन को एपिथैलेमस बोलते हैं, पर इसमें दिया हुआ नहीं। तो 3 पार्ट हो गए इसके, सेरेब्रम, थैलेमस और तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। ये पोर्शन में देखोगे तो यहाँ पर ना कुछ एसोसिएटेड एरिया, ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअल में एसोसिएटेड एरिया के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में अलग से थ्योरी में ये पॉइंट मिलेगा तुम्हें, एसोसिएटेड एरिया है ना। ये मोटर और सेंसिटिविटी दोनों का ही काम करता है, मिक्स काम करता है, मिक्स का काम करता है। अब दोनों के दोनों, ये जो सेरेब्रम है अपना ये बहुत बड़ा होता है, तो 2 पार्ट में बटा होता है। जैसे बीच में से तेरा नाम की मांग निकाल लो, दोनों पार्ट में इसको बांट दो। तो इसको ऐसे कनेक्ट करें अपन इस टाइप से, तो ये राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों बीच में किसी चीज से जुड़े हुए रहते हैं, और उसका नाम क्या होता है यहाँ पर, कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। और इसमें सल्कस और गायरी होते हैं, ये तुम्हें एनसीईआरटी की थ्योरी से पढ़ना कि इसमें सल्कस और गायरी होते हैं, उभार होते हैं और गड्ढे होते हैं। ये सल्कस गायरी इसके अंदर आराम से दिख जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन का कुछ स्पेसिफिक ज़्यादा डायग्राम है नहीं एक्चुअल में, इसका ज़्यादा काम भी नहीं है, ये कॉलम बनाने का काम करता है, ब्रेन स्टेम क्या बोलते हैं, ब्रेन का स्टेम बनाने का काम करता है। तो मिड ब्रेन यहाँ पर बीच में आता है। फिर आता है अपने पास हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो पोन्स बताता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो किसको बता रहा है, मेड्यूला। और ये बहुत ही कॉन्वुलेटेड जो पोर्शन है, ये वाला बहुत ही कॉन्वुलेटेड होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज मत होना, जो बड़ा नाम है उसका ब्रेन छोटा है, जो छोटा नाम है उसका ब्रेन बहुत बड़ा है। सबसे ज़्यादा यही होता है, 80% तो मान के चलो ये इसी का पार्ट है पूरा। हिंड ब्रेन के अंदर ये 3 पार्ट हो गए। अच्छा, इनके काम क्या होते हैं, तो मैक्सिमम काम सेरेब्रम करता है। हाइपोथैलेमस के काम तुमने भूख, प्यास, टेम्परेचर या हंगर ये सब ये पढ़ा होगा। पोन्स का काम क्या होता है, तो इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। सेरेबेलम का काम क्या है, बॉडी, जैसे दारू पी लेते हैं तो वो सेरेबेलम उसमें थोड़ा सा इनहिबिट हो जाता है, तो बॉडी का पोस्चर या वॉकिंग वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, मसल टोन गिर जाती है, और वो सारी चीज़ें पढ़ोगे तुम इसमें। मेडुला के अंदर क्या है, सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट बॉडी के, डाइजेशन हो जाए, अंदर कोई सा भी एंजाइम सिक्रीशन हो जाए, किडनी के फंक्शन है और लीवर के फंक्शन है, ये सब मेडुला ही कंट्रोल करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, फिर इसमें से क्या निकल जाएगा यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड, और आसपास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ये डायग्राम हो गया अपने पास। ठीक है, अब 18 तक खत्म कर दिया अपन। अब आते हैं लास्ट में 19 वाले में। इसमें ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक है नहीं डायग्राम, वो जो हार्मोन का मैकेनिज्म है वो बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अंदर कौन कौन सा डायग्राम दिया, ये पहली ग्लैंड्स दी हुई है, सारी ग्लैंड्स तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे ऊपर होती है कौन सी वाली, हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो टोटल कितनी ग्लैंड होती है अपने इसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड, अटक गया क्या,
चल रहा है पर अटक भी रहा है। ठीक है, देखो इसमें कितनी ग्लैंड होती है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, ये तो जुड़ी हुई है, तीसरी पीनियल ग्लैंड है, चौथी थायराइड है, पांचवी पैराथायराइड है, छठवीं थाइमस है, फिर पेनक्रियाज है, फिर एड्रिनल ग्लैंड है, फिर मेल में 9 नंबर की टेस्टिस है, फीमेल में 10 नंबर तो नहीं देंगे, इसको भी 9 बोलेंगे क्योंकि ये दोनों में एक तो हो नहीं सकती, अगर हो जाएगी तो गड़बड़ है। अब इसके अंदर ये सब ग्लैंड्स के नाम दिए हुए, कौन सी ग्लैंड कहाँ होती है, लोकेशन वगैरह याद रख लेना। हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन के अंदर होती है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की सबकी वो याद रख लेना, लोकेशन वगैरह एनसीईआरटी देख करके। थायराइड जो ट्रेकिया के सामने, पैराथायराइड पीछे होती है, इनके तो डायग्राम भी दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ये डायग्राम किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये पिट्यूटरी और रिलेशन है विच किसके साथ, हाइपोथैलेमस। तो इसके अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये पूरा हाइपोथैलेमस है। ग्रे कलर के बाद देखो हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन जो है ना वो दो टाइप से निकल रहे हैं। एक न्यूरॉन जा रहा है डायरेक्ट, जो पोर्टल सर्कुलेशन है वहीं तक पहुंच पा रहा है, वो एंटेरियर तक नहीं जा रहा है। लेकिन जो अपने पास एक और जो न्यूरॉन है वो जा रहा है कहाँ तक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पूरी तरीके से 100% कंट्रोल होता है किसका, हाइपोथैलेमस का। लेकिन जो एंटेरियर वाला होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी, ये वाला इस पे 100% कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो इसके अपने जो न्यूरॉन है वो किस में डालता है, पोर्टल सर्कुलेशन पे। वो पोर्टल सर्कुलेशन वो हार्मोन लेकर के आती है एंटेरियर पिट्यूटरी पे, बहुत सारे हैं, जैसे 9 दिए होंगे उसके अंदर, समरी में पढ़ना, इसके हार्मोन दिए हुए हैं 7 एक्साइटेटरी और 2 जो है इनहिबिटरी करके हैं। तो समरी में देखना ये वाले हार्मोन यहाँ पर निकाले जाएंगे, बहुत सारे हैं, जैसे कि GnRH निकलता है। GnRH का मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो आगे जाकर के इसके ऊपर काम करता है और FSH और LH को सिक्रीट करवाता है। तो इस टाइप से तुम्हें मिल जाएगा कि जो एंटेरियर पिट्यूटरी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस में रहती है हाइपोथैलेमस के, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी 100% कंट्रोल में रहती है हाइपोथैलेमस के। ये पोर्टल सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्लड में अपने हार्मोन सिक्रीट करता है, वो डायरेक्ट एंटेरियर पिट्यूटरी पे लेकर के जाने का काम है किसका, पोर्टल सिस्टम का। इसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइशियल, इसका नाम है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब ये जो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम अगर ना हो तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो हार्मोन अगर ब्लड में छोड़े गए तो पहले हार्ट के पास जाएंगे, हार्ट पंप करके कहाँ पहुँचाएगा, लंग्स के पास, लंग्स में एक्सचेंज होगा, फिर उसके बाद वापस हार्ट के पास, फिर हार्ट से वापस ब्लड सर्कुलेट करेगा किसके पास, बॉडी के पास, तब जाकर के कहीं ना कहीं किसको मिलेंगे, एंटेरियर पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस ने ऐसा मैकेनिज्म बना लिया, बाईपास कर दिया उसने, बाईपास करके अपनी अलग ट्यूब बना करके एंटेरियर पिट्यूटरी में अपने हार्मोन डालने लगा, उसको अपन पोर्टल सर्कुलेशन या हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ये डायग्राम में इतना दिया हुआ है। अच्छा, ये लोकेशन दी हुई है, थायराइड जो है वो H शेप की ग्लैंड होती है, H शेप्ड होती है। H शेप्ड के अंदर अगर वो जो H है ये बीच वाला पोर्शन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं अपन। और ये वोकल कॉर्ड के सामने लगी होती है एंटेरियर, एंटेरो पोस्टेरियर इसकी लोकेशन अगर बोला जाए तो एंटेरो पोस्टेरियर, एंटेरो लेटरल है, सॉरी एंटेरो लेटरल, एंटेरियर पे है और लेटरल है, तो एंटेरोलेटरल हो गया। पोस्टेरियर जो है वो पैराथायराइड है, थायराइड के पीछे लगी रहती है, 2 पेयर होती है। अगर किसी का थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन होता है तो पैराथायराइड तो निकलेगी 100%, इसको रोका नहीं जा सकता। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो 2 पेयर होती है, पोस्टेरियर पार्ट पे होती है। ठीक है, अगला डायग्राम दिया एड्रिनल ग्लैंड का। अभी ये किडनी का थोड़े टाइम पहले अपन ने पढ़े भी थे, किडनी के ऊपर लगी हुई ये जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट, जैसे किडनी के कॉर्टेक्स और मेड्यूला था वैसा इसका भी है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर का येलो पोर्शन मान लो या बाहर का, एड्रिनल मेड्यूला जो है वो सेंटर पार्ट है। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे कितने हार्मोन निकलते हैं, तो इसके 3 लेयर होती है, उस हिसाब से निकलता है। एक निकलता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, एक निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर निकलते हैं सेक्स हार्मोन। तो इतने इसके अंदर से निकलते हैं हार्मोन। अब ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हार्मोन है ना सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन, ये वाले। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड हैं, ये तुम्हें ध्यान रहेगा तो आगे इसके मैकेनिज्म समझने में इजी पड़ेगा। स्टेरॉइड हार्मोन है। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन तो सारे के सारे प्रोटीन ही होते हैं। फिर उसके बाद ये जो ग्लैंड बताई थी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो आयोडोथायरोनिन होता है। आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन जो होता है वो आयोडीन का हार्मोन होता है। तो ये एक आयोडीन का हार्मोन हो गया और ये वाले हार्मोन हो गए स्टेरॉइड हार्मोन। और टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन भी सारे क्या हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन।
अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, ये वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल होते हैं और इनका मैकेनिज्म डिफरेंस होता है, दोनों मैकेनिज्म का डिफरेंस होता है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है तुम्हें कौन से हार्मोन के लिए, प्रोटीन हार्मोन के लिए। प्रोटीन वाले जो हार्मोन होते हैं ना, वो कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है किसकी, लिपिड की, फास्फोलिपिड बोलना चाहिए, फास्फोलिपिड की। अब जो फास्फोलिपिड होता है वो नॉन पोलर स्ट्रक्चर है और प्रोटीन वाले जो होते हैं पोलर होते हैं। तो ये सिर्फ किसको क्रॉस करने देगा, नॉन पोलर को। प्रोटीन को क्रॉस करने देगा क्या, नहीं करने देगा। तो फिर अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोटीन वाले हार्मोन है, प्रोटीन वाले या पेप्टाइड हार्मोन बोलो, जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो उन्होंने एक मैकेनिज्म क्या डेवलप कर लिए कि वो उन्होंने अपना एक रिसेप्टर बना लिया। वो मेम्ब्रेन पे जाते हैं, अपने रिसेप्टर से जुड़ते हैं और उनको रिस्पॉन्स देते हैं, और उनको रिस्पॉन्स देने के बाद वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बना लेते हैं। तो प्राइमरी मैसेंजर कौन हुआ, ये खुद है ना, ये जो है खुद क्या कहलाएंगे, प्राइमरी मैसेंजर। और वो जाकर के रिसेप्टर से जुड़ेंगे और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। रिस्पॉन्स देने के बाद जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर को देंगे साइक्लिक एमपी या कैल्शियम। अब यहाँ पर साइक्लिक एमपी और जो कैल्शियम है, वो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया ना डायग्राम में एफएसएच का है, तो एक बार क्वेश्चन भी आ गया था कि एफएसएच का सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, तो वो साइक्लिक एमपी या फिर कैल्शियम होगा। लेकिन तुमने पढ़ा होगा कि जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, वो कैल्शियम भी हो सकता है, साइक्लिक एमपी भी हो सकता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। लेकिन एक और पढ़ा होगा IP3। अगर ऑप्शन में ये सब रहेंगे तो ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करेंगे, एफएसएच के लिए इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि एफएसएच के लिए ये दोनों ही काम करते हैं। IP3 जो आइनोसिट्रोल ट्राइफॉस्फेट है वो इसके लिए काम नहीं करता। तो एफएसएच के सेकेंडरी मैसेंजर एमपी और कैल्शियम होते हैं। ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और फिजिकल रिस्पॉन्स चेंज होंगे, जैसे कि ओवरी की ग्रोथ हो गई, तो ये इसके बारे में फंक्शन लिखा हुआ है। अब ध्यान ये रखना कि जो प्रोटीन वाले हार्मोन होते हैं ये फास्ट काम करते हैं, है ना, और साथ ही साथ ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ हो गई, फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया, ये हो गया अपने पास कौन से वाले हार्मोन, प्रोटीन वाले। दूसरे हार्मोन जो है वो कौन से हैं, ये वाले हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल, या अपन बोलें स्टेरॉइड हार्मोन। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन है या आयोडोथायरोनिन है, वो सारे हार्मोन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। और जो फैट सॉल्युबल होता है वो इस लिपिड से तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो वो इसको क्रॉस करते हुए अंदर जाएगा और डायरेक्ट ही किससे कनेक्ट हो जाएगा, वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, डायरेक्ट चले जाएगा अंदर। डायरेक्ट जाकर के डीएनए से कनेक्ट होगा। डीएनए के बाद वो जो डायरेक्ट चेंज लाएगा ना, ये वाले जो चेंज लाएगा वो जीन एक्सप्रेशन वाले लाएगा। जीन का एक्सप्रेशन के लिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, वो जीन एक्सप्रेशन है। दबा हुआ जीन था, बाद में शो हो रहा है वो, तो जीन एक्सप्रेशन को शो करता है। तो न्यूक्लियस में डायरेक्ट जाएगा, जीनोम से, एमआरएनए से, प्रोटीन से, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाएगा। टिश्यू ग्रोथ हो गई या डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ अलग बनाएगा, वो परमानेंट कुछ कन्वर्जन आएगा, तो वो उसको अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हेयर ग्रोथ करवा देना या कुछ अलग कैरेक्टर डेवलप करके आना। इसमें एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है, एस्ट्रोजन का। और ये जो मेम्ब्रेन दी है वो किसकी दी हुई है, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन। यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा और उसका टिश्यू ग्रोथ करेगा, तो यूटेरस की वॉल मोटी हो जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसकी लेयर्स बढ़ जाएंगी, ये दिया हुआ है। तो इतने हार्मोन तुम्हें याद रखने हैं कि जो होते हैं कौन से वाले, स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन याद कर लेना। फिर उसके बाद थायराइड का एकमात्र हार्मोन है ना, थायराइड का, पूरे मत याद करना, उससे दो निकलते हैं। सीटीसी जो होता है वो थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, वो वाले को मत याद करना, ये दो के हो गए। और साथ ही साथ जो टेस्टिस के हार्मोन हैं और ओवरी के हार्मोन, ये सब के सब फैट सॉल्युबल होते हैं और ये डायरेक्ट एंटर मार जाते हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस पे डायरेक्ट जाके काम करेंगे। जीन एक्सप्रेशन के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और स्लो काम करते हैं, टाइम लगता है इसको काम करने में। आगे बस इतना ही डायग्राम दिए हुए एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया अपने को ये लेक्चर शूट करते, 1.5 घंटे का तो हो गया होगा आज। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना, पूरे डायग्राम अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में क्वेश्चन आ चुका है डायग्राम का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ और लेके आऊँगा मैं, कुछ नए डायग्राम दूसरे वाले जो मिल जाएंगे। 12th के फिजियोलॉजी के देख लेंगे, फिजियोलॉजी के नहीं 12th के जूलॉजी के देख लेंगे अपन डायग्राम। ऐसे डायग्राम जो तुम लोगों को समझ में नहीं आते, है ना, कमेंट करके और बता भी देना कि कौन सा तुम्हारा पढ़ने का मन है बायो में, कि यार ये पढ़ा दो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उसके ऊपर वीडियो बना दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।